सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं एन के जोशी सर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, क्लास 9 में जो सोशल साइंस का हमारा ज्योग्राफी आज मैं इस सेक्शन में इस वीडियो में शुरू करने जा रहा हूं। इसमें जो हमारा चैप्टर 2 है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चैप्टर 2 जो बच्चों है वो लैंडफॉर्म्स अर्थ लिविंग कैनवस के बारे में है। मतलब कि यहाँ हम लोग डिफरेंट जो हमारे ज़मीन के ऊपर जो लैंडफॉर्म बने हुए हैं, जैसे कि प्लेन बने हुए हैं, माउंटेन्स बने हुए हैं, है ना, प्लेट्यूज वगैरह है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। सो अर्थ का लिविंग कैनवस किस तरह से फंक्शन करता है, उसकी क्या स्पेशलिटी है, ये सब डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बच्चों, मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक आप ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। मैं हर एक पॉइंट को, हर एक डिटेल को एक्सप्लेन करूँगा। लैंडफॉर्म्स अर्थ लिविंग कैनवस, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। सो फर्स्ट हमारे पास में बात आती है कि अर्थ जो है वो एक डायनेमिक प्लेनेट होता है। इट वाज शेप्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस एंड एक्सटर्नल सरफेस प्रोसेस। मतलब जो हमारा अर्थ है बच्चों, यानी पृथ्वी, ये एक डायनेमिक प्लेनेट है। मतलब कि हमेशा एक जगह नहीं ठहरता है। आपको पता है ये कि ये हमेशा रोटेशन और रिवोल्यूशन करता है, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ ये तो उसका एक क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है और यूनिवर्सल कहानी भी है कि भाई अर्थ जो है वो एक डायनेमिक प्रोसेस में रहता है, हमेशा रेवोल्यूशन और रोटेशन करता है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन साथ ही साथ बच्चों, इंटरनली कुछ टेक्टोनिक फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से वहाँ कुछ प्रतिक्रिया यानी रिएक्शंस होते हैं। और बाहर जो सरफेस में हम और आप जो बैठे हैं, खड़े हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा प्रोसेस होती है। अब देखो, बाहर जो होती है अर्थ के ऊपर वो प्रोसेस होता है, और अंदर जो है ना कुछ फोर्सेस, टेक्टोनिक फोर्सेस वो काम करती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इंटरनली कौन से टेक्टोनिक प्लेट्स काम करती हैं और एक्सटर्नली यहाँ पे सरफेस में क्या क्या प्रोसेस होता है। यही इस वीडियो का और इस चैप्टर का समरी है कि हमें यही समझना है। ये आपका ओवरव्यू है। सो इंटरनली अगर हम बात करें बच्चों, सो मेंटल कन्वेंशन ड्राइव्स द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फीरिक प्लेट्स रिजल्टिंग इन अर्थक्वेक्स, volcanoes and the creation of mountains or ocean basin across the crust, mantle and the core। अब यहाँ पे इंटरनली बात कर रहे हैं। पहले देखो, मैंने यहाँ आपको बोला कि इंटरनली टेक्टोनिक प्लेट काम करती हैं, उनकी फोर्सेस लगी हुई होती हैं अंदर। इंटरनली मतलब अर्थ के अंदर। अब आप और हम लोग अंदर जा नहीं सकते। हमारे जियो साइंटिस्ट होते हैं, वो रिसर्च करते हैं कि किस तरह से प्लेट्स जो है अपने आप मूवमेंट करती है और कहाँ से कहाँ तक मूवमेंट करते हैं। तो उनके हुए रिसर्च से हमें पता चला है कि कुछ टेक्टोनिक फोर्सेस काम करती हैं, जिसमें जो इंटरनली अगर हम बात करें तो एक बहुत ज़्यादा मेंटल कन्वेंशन, मतलब कि अर्थ में अंदर अंदर जो कांदा होता है ना बच्चों, अनियन की तरह लेयर होते हैं हमारे अर्थ में, ठीक है ना। अब वो कांदे की जो लेयर है वो हमेशा ड्राइव होती रहती है। बहुत बड़ा लिथोस्फेरिक प्लेट जो है ना उसमें जुड़े हुए होते हैं। अब देखो 7 to 8 हमारे कुछ मेजर प्लेट्स हैं और बहुत सारे डिफरेंट माइनर प्लेट्स भी हैं। हम डिटेल में इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी है। सो इसकी वजह से, ये जो इंटरनली टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से ही आपके माउंटेन बने हुए हैं, ओशन बेसिन बना हुआ है, क्रस्ट, कोर, मेंटल के अलग अलग स्टेप्स में, ठीक है ना। तो यहां तक ये आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। और अब हम लोग इंटरनली के बाद में एक्सटर्नली बात करते हैं। सो एजेंट्स ऑफ द ग्रेडेशन इंक्लूडिंग द रिवर्स, ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स कंटिन्यूसली रीशेप द लैंडस्केप थ्रू विदरिंग एंड इरोजन टू फॉर्म डाइवर्स लैंडफॉर्म्स लाइक यू कैन सी द वैलीज एंड द डेजर्ट। अब एक्सटर्नली अगर हम बात करें अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो यहाँ आपने देखो अर्थ के अंदर तो रिवर चलेगी नहीं, है ना। तो यहाँ सरफेस पे रिवर आप देखोगे, ग्लेशियर्स देखोगे, हवा देखोगे, और बहुत सारे वेव्स जो ओशन वेव्स होते हैं, ये इनकी वजह से बहुत सारे लैंडफॉर्म भी बनते हैं, ठीक है। अब ये कैसे बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे विदरिंग और इरोजन ये दो प्रोसेस होता है, उनकी वजह से आप अलग अलग वैलीज भी, डेजर्ट्स भी देख पाओगे। अब ये कैसे बनते हैं हम लोग डिटेल में इस चैप्टर में समझ लेंगे। ओके, सो दिस कांस्टेंट जियोलॉजिकल एक्टिविटी आल्सो ट्रिगर्स नेचुरल डिजास्टर सच एज लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स, मेकिंग द स्टडी of these processes essential for both understanding our planet's evolution and mitigating
एनवायरमेंटल रिस्क टू आवर सोसाइटी। मतलब कि अब जो है ना, ये जो इंटरनली और एक्सटर्नली हम लोग जो प्रोसेस और फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, इनकी स्टडी इसलिए भी ज़रूरी बन जाती है क्योंकि इसकी वजह से नेचुरल डिजास्टर भी होते हैं, जैसे कि वोल्केनो हुआ, आपका अर्थक्वेक हुआ, लैंडस्लाइड हुआ। इनकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगियां और बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनको हानि होती है, यानी कि उनको नुकसान होता है। इसकी वजह से हमें ये एसेंशियल हो जाता है कि इसको हम हमारे अर्थ के या इस प्लेनेट के एवोल्यूशन को अच्छे से स्टडी करें, है ना। ये हमारा मकसद हो जाता है, ताकि हम क्यों करें, क्योंकि जो भी एनवायरमेंटल रिस्क है हमारी सोसाइटी को, उसे हम मिटिगेट कर पाए, यानी कम कर पाए। क्योंकि रोक तो नहीं सकते अर्थक्वेक को, वोल्केनो को आप नहीं रोक सकते हो, लेकिन उससे हुए इफेक्ट को आप कम तो जरूर कर सकते हो। तो यही हमारा उद्देश्य है इस चैप्टर को पढ़ने का, ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक है हमारा, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो इंटरनली अभी हमने कहा कि प्लेट टेक्टोनिक जो प्रोसेस होता है, तो उसके पीछे कुछ थ्योरी है। अब ये है अर्थ, और अर्थ को हमने आधा काट दिया, कांदे की तरह आप देख रहे हो, है ना। ये इसमें लेयर है और अंदर जो है ना ये कोर है। अब ये क्या है, डिटेल में हम लोग इस थ्योरी में पढ़ेंगे। सो प्लेट टेक्टोनिक्स एक्सप्लेन अर्थ सरफेस एवोल्यूशन थ्रू द हॉरिजॉन्टल movement of lithospheric plates over the atmosphere by combining continental drift and sea floor spreading. It shows how plate interactions over millions of the year create mountain, ocean basin, earthquakes, volcanoes. तो प्लेट टेक्टोनिक वो थ्योरी है जो बताती है अर्थ के इस सरफेस के हुए, इसमें जो भी रेवोल्यूशन हो रहे हैं, इवोल्यूशन हो रहे हैं, मतलब जो प्लेट टेक्टोनिक वगैरह, इन थ्योरीज को हम लिथोस्फीरिक मूवमेंट के बारे में भी स्टडी करेंगे। इससे पता चलता है कि ये एटमॉस्फेयर की तरफ ये जो है ना मूव कर रहा है हमारा लिथोस्फीरिक प्लेट, ठीक है। और अगर हम जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज है, जिसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी है, इन सब का अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो हमें पता चलता है कि प्लेट जो है वो इंटरेक्शन करती है बहुत करोड़ों सालों पहले से, जिसकी वजह से यह हमारे पास में पर्वत, समुंदर, भूकंप और ज्वालामुखी जैसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को, ठीक है। सो प्लेट टेक्टोनिक्स एंड सम सपोर्टिंग थ्योरीज, लेट्स गेट करेक्ट। द थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स एक्सप्लेन हाउ द अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू प्लेट्स दैट मूव ओवर द सेमी फ्लूइड एस्थेनोस्फीयर। अब यहाँ सेमी फ्लूइड एस्थेनोस्फीयर क्या है, तो यहाँ आपको ये अर्थ का टुकड़ा दिखाई दे रहा है गोल, और इसमें ये जो है ना कोर है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे ये आपके पास में है, तो यहाँ एस्थेनोस्फीयर यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, है ना। तो ये क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है, यानी इंटरनली पार्ट। तो इसकी स्टडी करना इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक से ही हमें पता चलेगा, इनकी स्टडी से पता चलेगा कि अर्थक्वेक क्यों होता है, वोल्केनो क्यों होता है, और बहुत सारे लैंडफॉर्म्स क्यों बनते हैं। तो इसके पीछे जो कहानी है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की कहानी है, और उससे रिलेटेड जो सपोर्टिंग थ्योरी है। अब बहुत सारी थ्योरीज है, 3 इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है वो हम लोग बात कर लेते हैं। पहली है उसमें से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब दिस वाज प्रपोज्ड बाय अल्फ्रेड वैगनर इन 1912। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर वंस अ सिंगल लैंडमास named Pangaea that eventually drifted apart। अब देखो, सबसे पहले जो थ्योरी है वो हमारे अल्फ्रेड वैगनर, ये इन्होंने 1912 में दी थी। उनका ये कहना था कि जितने भी हमारे अभी कॉन्टिनेंट है, अब मुझे ये बताओ, आप 9th के स्टूडेंट हो, तो अभी हमारे पास में कितने कॉन्टिनेंट्स है? हमारे पास में 7 कॉन्टिनेंट्स है और 5 ओशन है ना। ये हमने अभी तक पढ़ा है 6, 7, 8 क्लासेस में। तो ये जितने भी कॉन्टिनेंट थे वो सब एक तरह से मिले हुए थे, उनका ये कहना है। अल्फ्रेड वैगनर का ये कहना है, 1912 में उन्होंने रिसर्च करके ये थ्योरी निकाली। उनका ये कहना था कि पहले ये सारा जो जमीन का टुकड़ा था वो लैंडमास मिला हुआ था, और इसका नाम हुआ करता था अर्थ नहीं, पेंजिया, ठीक है। ये अर्थ तो हम बोलते हैं, वैसे अर्थ ही था पहले, लेकिन इसका नाम हुआ करता था पेंजिया। ये इनका कहना है, जो बाद में धीरे धीरे एवेंचुअली ड्रिफ्ट हो गया, यानी अलग अलग हो गया। यहाँ आप देख सकते हो, ये पेंजिया पहले एक जुड़ा हुआ था और धीरे धीरे ये अलग अलग। आज का मैप में आप इस तरह का मैप देखते हो, लेकिन पहला का मैप कैसा था? ये पूरा अर्थ था,
ठीक है। अर्थ तो अर्थ ही था, लेकिन अर्थ के अंदर जो लैंडमास है ना, ये जिसमें ओशन भी है साइड में, एक ही ओशन हुआ करता था और इसके बीच में ये बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा पेंजिया नाम से जाना जाता था। ये थ्योरी हमारे अल्फ्रेड वेगनर ने दी है, जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये आपको समझना है। सेकंड जो थ्योरी है सी फ्लोर स्प्रेडिंग की है, इट वाज प्रपोज्ड बाय हैरी हैस एंड रॉबर्ट एस डिट्स। दिस प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म फॉर मूवमेंट, stating that the volcano or volcanic activity at a mid-ocean ridge creates new crust, pushing older crust away. अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी हमारे हैरी हैस ने और रॉबर्ट एस रीड्स ने दिया था। इनका ये कहना था कि इसके पीछे एक मैकेनिज्म है, मतलब कि ये जो लैंडमास है ये अलग हुआ, उसके पीछे एक मैकेनिज्म यानी एक प्रोसेस है जो मूव करता है अंदर अंदर बहुत सारे प्लेट को, इसलिए ये अंदर मतलब अलग हुआ है। देखो, अल्फ्रेड वेगनर ने यह कहा कि भाई पहले एक ही जमीन का टुकड़ा था जो बाहर हो गया है, अलग अलग हो गया, लेकिन हमारे हैरी साहब का और रॉबर्ट साहब का यह कहना है कि इसके पीछे एक मैकेनिज्म है जो मूव करता है, यानी कि लिथोस्फेरिक थ्योरी। अब इन्हीं को हम लोग कंबाइन करेंगे, मतलब कि इन सबको कंबाइन करके हम लोग समझेंगे कि प्लेट क्यों और कैसे मूव करती है, ठीक है ना। तो इनका ये कहना था कि इसके पीछे मूवमेंट के पीछे एक मैकेनिज्म है, और उसी के पीछे उनका ये भी कहना था दैट वोल्केनो या वोल्केनिक जो एक्टिविटी होती है हमारे जो भी मिड ओशन रिजेज होते हैं, मतलब कि ये ओशन है कि इसके बीच में रिज होता है जैसे रिंग ऑफ फायर है ना, तो ये उनका एक कॉर्नर होता है, वहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है जिसकी वजह से ये क्रस्ट नया क्रस्ट बनता जाता है। अब ये जो सारे हैं ना, ये नए नए क्रस्ट बने हुए हैं, मतलब कि जो कॉन्टिनेंट है वो नए नए क्रस्ट की वजह से बने हुए हैं। ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कहना है, मतलब कि इस थ्योरी का कहना है, ठीक है। और ये थ्योरी किसने दी? हैरी हैस रॉबर्ट। नहीं समझे हो गया अभी तक? वापस मैं समझा देता हूँ। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का मतलब ये हुआ कि ये एक थ्योरी है जो हैरी हैस और रॉबर्ट एस डीट्स ने दी है, ठीक है। यहाँ तक ये समझ में आना चाहिए। फिर उनका ये कहना था कि जो भी हमारे यहाँ पे लिथोस्फेरिक जो मूवमेंट होती है उसके पीछे कोई मैकेनिज्म जुड़ा हुआ है, मतलब कि एक थ्योरी जुड़ी हुई है या फिर एक प्रोसेस जुड़ी हुई है। इस प्रोसेस का ये कहना है कि बहुत टाइम पहले से मिड ओशनिक रिज जो होते हैं, मतलब कि समुद्र के बीचों बीच वहाँ वोल्केनो होता है, अंदर समुद्र के अंदर वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है जिनकी वजह से नए नए क्रस्ट बनते हैं। और नए क्रस्ट बनने की वजह से क्या होता है, जो भी पुराने क्रस्ट है वो दूर होके जाते हैं और नया क्रस्ट बनते जाता है। इस तरह से कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं, इनका ये कहना है। अब बुझे हो कि नहीं बुझे हो? समझ में आया ना? तो ये सब। तीसरी जो थ्योरी है वो कन्वेंशन करंट्स की है। इसका क्या कहना है भाई, ये भी देख लेते हैं। मेंटल कन्वेंशन ड्राइवन बाय हीट from the Earth's core act as the engine that pushes and pulls tectonic plates in a circular motion. अब ये कन्वेंशन करंट का ये थ्योरी का कहना है कि ये एक मेंटल कन्वेंशन के बारे में है। और अब देखो अर्थ के अंदर जो है ना, यहाँ पे एकदम सेंटर में, क्योंकि ये पूरा गोल हमारा अर्थ हो जाएगा, यहाँ पे मैं बना के बता देता हूँ। सॉरी, बहुत ये हमारे अर्थ है। अब अर्थ का ऊपर वाली ये जो लाइन है, मैंने दूसरे कलर में कर देता हूँ, जैसे कि ये जो लाइन है ये हमारा क्या हो गया, अभी सेंटर से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले इंटरनली हम लोग बात करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये है हमारा अर्थ, ठीक है, और ये अंदर का पार्ट है वो है कोर, ठीक है। ये एकदम कोर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होता है, गर्मी होती है, ठीक है। और दूसरा जो है ना वो मेंटल है, ठीक है। दूसरा जो लेयर है उसका ना, ये लेयर है, ठीक है। ये तो हो गया कोर अंदर का, ठीक है, CORE कोर। फिर दूसरी जो लेयर है वो है मेंटल, ठीक है ना, मेंटल हो गया वो। और तीसरी जो थ्योरी है वो हमारी है क्रस्ट की। अब ये जो बने हुए हैं ना, ये आपके इनका कहना है, जो कन्वेंशन करंट जो हमारी थ्योरी है उसका ये कहना है कि यहाँ पे अंदर जो है वो हीट होता है, अंदर मतलब कि अर्थ के कोर के अंदर बहुत ज़्यादा हीट होता है। और हीट जो है ना एक इंजन के रूप में काम करता है, जो पुश और पुल का काम करता है इन टेक्टोनिक प्लेट्स का। मतलब कि जो लेयर है ना, मेंटल कोर, इन लेयर को आगे आगे सरकाता रहता है, मूव करता रहता है हीट की वजह से, ठीक है ना। तो इसका हीट की वजह से होने की वजह से इनका नाम कन्वेंशन करंट दिया है। तो तीनों थ्योरी आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। और अब हम लोग इंटरनली बात करेंगे। पहले जो मैंने अभी आपको बताया कोर, तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई ये मेंटल, कोर और ये क्रस्ट है क्या। अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ 3
main layers. You can say crust, mantle, and the core, each increasing in density toward the center. The crust is a life sustaining solid shell of 5 to 40 kilometer thick, which is thicker under continents than oceans. तो अब तक हमें ये समझना है कि अर्थ के अंदर तीन लेयर होते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड द कोर। ठीक है। अब ये जो तीनों हैं वो सेंटर की तरफ अपने अपने डेंसिटी के हिसाब से रहते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो ना, ये आपका कोर है। ठीक है। और फिर ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोर के बाद में मेंटल, और ये है हमारा क्रस्ट। ठीक है ना। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर, क्रस्ट ऊपर आएगा, फिर मेंटल, फिर हमारा ये कोर हो गया। अब ये जो है ना, इनकी डेंसिटी भी अलग अलग होती है। जैसे कि अगर क्रस्ट की बात करें तो 5 से 40 किलोमीटर तक का ये बहुत बड़ा एक थिक लिथोस्फीरिक प्लेट होता है। ठीक है ना। लिथोस्फीरिक प्लेट मतलब एक स्टोन का प्लेट होता है, इतना चौड़ा होता है ये, 5 से 10 या सॉरी 5 से 40 किलोमीटर का। अगर हम लोग कॉन्टिनेंट की बात करें तो बच्चों यहाँ आप देखोगे ना, तो कॉन्टिनेंट जो है ना ओशियन फ्लोर से भी बहुत ज्यादा थिक होता है, मतलब कि चौड़ा होता है। अगर मान लो कि यहाँ पे समुद्र है, ये मैं एक बना रहा हूँ, आप और मैं ही खड़ा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे है हमारा समुद्र। ठीक है। अब समुद्र का जो है ना, ये है ओशन। ठीक है। ये तो आपको पता है। अब ये जो है ना, यहाँ पे 5 किलोमीटर तक का नीचे आप जैसे खुदाई करोगे ना, तो आपके उस 5 किलोमीटर का रेंज जो है ना, वो क्या हो गया, क्रस्ट हो गया। उसके बाद में मेंटल शुरू हो जाएगा। और जबकि मैं यहाँ कॉन्टिनेंट पे खड़ा हूँ, यहाँ से मुझे कितना 35 से 40 किलोमीटर तक खोदना पड़ेगा, तब जाके मैं मेंटल के पास में आऊंगा या पहुंच पाऊंगा। इस तरह की सिचुएशन है। अब हमें ये बात में समझ में आना चाहिए। यहाँ पे हमें यही समझना चाहिए कि भाई क्रस्ट जो है हमारे सरफेस से लगा के पूरा मेंटल तक 40 किलोमीटर तक का थिक होता है, और ये कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा थिकर होता है और ओशियन में कम होता है। ठीक है। 5 टू 40 किलोमीटर लगभग इतनी इसकी चौड़ाई होती है। उसके बाद beneath it lies the mantle, a 2,900 kilometer thick rock layer separated from the crust by the Mohorovicic discontinuity. It was named after the geologist Andrija Mohorovicic who discovered it. मतलब कि ये जो है ना मेंटल, ये मेंटल आपका उस क्रस्ट के, अभी जैसे हमने 5 टू 40 किलोमीटर खुदाई कर ली। ठीक है ना। उस खुदाई के बाद में, डिगिंग के बाद में, माइनिंग के बाद में हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे मेंटल के पास में। अब ये मेंटल है ना, बहुत ज्यादा थोड़ा चौड़ा ज्यादा है, 2,900 किलोमीटर, लगभग 3,000 किलोमीटर तक इतना चौड़ा है हमारा, इतना थिक है लेयर। और ये जो है ना हमारे कोर से, सॉरी हमारे क्रस्ट से और मेंटल की जो डिसकंटिन्यूटी हो रही है, मतलब कि दूरी जो हो रही है, वो एक मोहरोविसिक की डिसकंटिन्यूटी की वजह से होती है। और ये मोहरोविसिक जो है, हमारे एंड्रीजा मोहरोविसिक, इसने ही ये पता लगाया था कि भाई क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो दूरी है, वो यहाँ पे इनका नाम कर दिया उन्होंने। ये जो है वो हमारा मोहरोविसिक हमारा डिसकंटिन्यूटी है। मतलब कि मेंटल और क्रस्ट में जो दोनों को जो बीच में दीवार है ना, वो दीवार का नाम है मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी। और ये जो दीवार बने किसने, एंड्रीजा मोहरोविसिक ने, जिसने इसको डिस्कवर किया, मतलब दीवार बनाई। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब तक क्या समझे हो, क्रस्ट जो है वो 5 से 40 किलोमीटर तक का है सर, और मेंटल जो है वो 2,900 किलोमीटर तक का चौड़ा है। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में, यानी मेंटल और क्रस्ट को दूर करने वाला कौन है, वो है हमारा मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी थ्योरी। अब ये किसने दी है, एंड्रीजा मोहरोविसिक ने दी है, इसने पता लगाया था। ये थे हमारे जियोलॉजिस्ट, इन्होंने ये देखा। सो उसके बाद में हम लोग बात करते हैं। सो द मेंटल इज डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर सेक्शंस with density increasing by depth. अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं क्रस्ट की, तो क्रस्ट तो यहाँ तक हो गया हमारा फिनिश। ठीक है। कि भाई ये जो है वो ओशन में 5 टू 10 किलोमीटर तक का थिक होता है, जबकि कॉन्टिनेंट में हमारे ये होता है 35 टू 40 किलोमीटर। अब मेंटल की अगर बात करें तो दोनों के बीच में दूरी जो है वो हमारे मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी की वजह से होती है, और एंड्रीजा मोहरोविसिक ने इसका पता लगाया था। अब मेंटल को भी हम दो डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है अपर और दूसरा होता है लोअर सेक्शन, यानी अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अब दोनों जो है ना, जो लोअर वाला है वो और ज्यादा गहरा है, इसमें डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब कि जो नीचे वाला है यानी लोअर सेक्शन है या लोअर मेंटल है, उसमें डेंसिटी ज्यादा है, और अपर मेंटल में डेंसिटी कम है।
यहाँ तक आपको ये समझना चाहिए. The 3,500 kilometer thick core is the densest layer, composed primarily of metals. It consists of a liquid outer core, that is the iron, and a solid inner core that compose nickel and iron. The latter acting as a magnet. अब यहाँ पे कोर की बात कर रहे हैं. अभी हमने बच्चों पढ़ा कि भाई क्रस्ट जो है वो 5 to 40 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है ना, इतना चौड़ा है. उसके बाद में 2,900 किलोमीटर का मेंटल है. उसके बाद में 3,500 किलोमीटर का हमारा क्या आ जाता है, कोर. मतलब कि आप सरफेस से इतना जो है 40 किलोमीटर आपका क्या क्रस्ट, प्लस आपको 2,900 किलोमीटर और खोदना पड़ेगा, मेंटल को पार करना पड़ेगा. फिर इसके बाद में 3500 किलोमीटर या इतना आप खोदोगे ना तो आप कोर के पास में पहुंच जाओगे, इतना अंदर अर्थ के, ठीक है ना. तो यहाँ पे जो अंदर कोर है उसमें भी आपके दो उसमें पार्ट है. पहला है आउटर कोर और दूसरा है इनर कोर. आउटर कोर जो ज्यादातर है वो आयरन का बना हुआ है, यानी लोहे का बना हुआ है. और जो अंदर जो हमारा इनर है वो सॉलिड है, उसमें निकल और आयरन है, जो कि एक मैग्नेट है, मतलब कि एक तरह से चुंबक की तरह है, ठीक है ना. तो ये आपको नजर आना चाहिए और समझ में आना चाहिए. ओके. Although temperatures rise 1 degree centigrade for every 32 meters of the depth, reaching levels that should melt all the materials, the inner core remains solid due to extreme pressure from the outer layers. अब जो इनर कोर है हमारा अंदर का जो लेयर इस अर्थ का, वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड होता है क्योंकि उसमें एक्सट्रीम प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है आउटर लेयर से, ठीक है. तो यहां तक आपको ये समझ में आना चाहिए बच्चों. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारा द रोल ऑफ द विदरिंग एंड इरोजन agents of gradation, river waves and currents, wind, glaciers and underground water. अब ये जो है ना, इनका क्या रोल है, वेदरिंग का, इरोजन का और हमारे रिवर का, वेव्स और करंट्स का, साथ ही साथ में जो ग्लेशियर्स है, अंडरग्राउंड वाटर है, ये किस तरह से लैंड फॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं, ये हम लोग एक एक करके सारा देखेंगे. सो एक्सटर्नल प्रोसेस एंड द ग्रेडेशन. अर्थ सरफेस is constantly modified by external process like weathering, erosion, and mass movement, which differ from internal forces like earthquakes by occurring gradually on the surface. These processes, alongside human and animal activities, play a vital role in the landscape modification and the vital formation of the soil. अब ये अभी हमने पहले पढ़ा बच्चों कि इंटरनली और एक्सटर्नली दो हमारे यहाँ पे प्रोसेस होता है अर्थ के. अंदर भी होता है, मतलब हमने क्रस्ट कोर मेंटल के बारे में पढ़ा, ठीक है ना. तो इनकी वजह से हमारे अर्थक्वेक होते हैं, वोल्केनो वगैरह होते हैं, है ना. और बाहर जो सरफेस में है ना, विदरिंग, इरोजन और मास मूवमेंट की प्रोसेस की वजह से भी बहुत सारे फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है ना. अब इसके अलावा जो ह्यूमन और एनिमल एक्टिविटीज है उनकी वजह से भी लैंड में मॉडिफिकेशन होता है, मतलब चेंजेस होता है, नए नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं इंसानों की और एनिमल्स की एक्टिविटीज से भी. हम लोग डिटेल में बात करेंगे. ये था एक्सटर्नल, ठीक है ना. एंड अब हम लोग बात करेंगे पहले विदरिंग एंड इट्स इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है, विदरिंग क्या होता है. विदरिंग इज द मैकेनिकल ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स into smaller pieces in situ at their original location. This disintegration is driven by the temperature and the pressure changes, causing rocks to expand and contract, and by water action, where freezing water expand within cracks to fracture the rock. अब यहाँ पे हमें विदरिंग क्या होता है वो समझना है बच्चों. तो विदरिंग एक तरह का मैकेनिकल या एक प्रोसेस होता है जिसमें रॉक्स का डिवीजन होता है, मतलब रॉक यानी ये चट्टाने, ये चट्टाने टूट रही है ना, तो यही हमारा विदरिंग है. अब विदरिंग में बहुत सारी अलग अलग प्रोसेस शामिल होती है. हवाएं हो सकती है, पानी हो सकता है ना, बार बार फ्रिक्शन की वजह से वो डिसइंटीग्रेशन हो सकता है. टेम्परेचर इसमें एक फैक्टर है, प्रेशर भी है जैसे एयर प्रेशर वगैरह. तो इनकी वजह से रॉक्स में ये चेंजेस होता रहता है, ठीक है ना. अब वाटर के एक्शन से भी होता है और हवाओं की वजह से भी होता है ना. तो इनकी वजह से अलग अलग जो है हमारे रॉक में ये फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं जो आप ये देख सकते हो. तो नया लैंडफॉर्म बनता है. इसके अलावा विंड observation during the storms, the growth of plant roots in
crevices and the mechanical actions of human and animals further also accelerate the breakdown of the rock surface. रॉक का जो सरफेस है, हवा जी यहाँ पे है पानी के बारे में, है ना, कि भाई वाटर की वजह से यहाँ पे कटिंग होता है, इरोजन होता है, और हवा भी इरोजन का काम करती है। बहुत सारे जैसे प्लांट्स के रूट के साथ में भी वो उखाड़ के रख सकती है हवाएं, तो इनकी वजह से, और साथ ही साथ में इंसान और एनिमल ये भी एक तरह से एक्सेलरेट करते हैं, मतलब ये सपोर्ट करते हैं किसके लिए, रॉक के सरफेस में मॉडिफिकेशन करने के लिए। तो यहाँ तक आपको ये समझना चाहिए अभी तक, तो ये क्लियर होना चाहिए बच्चों। सो अब हम लोग मेजर टाइप्स ऑफ वेदरिंग, अब वेदरिंग के अलग अलग आपके टाइप्स होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। पहला होता है फिजिकल वेदरिंग। अब फिजिकल वेदरिंग क्या होता है? Disintegration occurs without a chemical change, primarily through the exploitation, the peeling of the outer rock layers due to the temperature driven expansion and contractions. In cold areas, frost actions settles rock as water freezes and expand within crevices. अब यहाँ पे फिजिकल जो विदरिंग है वो क्या होता है? तो फिजिकल विदरिंग में डिसइंटीग्रेशन होता है, मतलब ये जो है ना, ये टुकड़े अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं तो डिसइंटीग्रेट हुए हैं। तो ये डिसइंटीग्रेशन ऐसा होता है, इसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं होता है। फिजिकल वेदरिंग में क्या होगा? केमिकल चेंज नहीं होगा सर, तो बिल्कुल ये हमको समझना चाहिए। फिर अब यहाँ पे एक्सप्लोइटेशन होगा। एक्सप्लोइटेशन का मतलब ये हुआ कि वहां पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होंगे, बहुत सारे चेंजेस होंगे, प्रेशर होगा उसके ऊपर, टेम्परेचर की वजह से या प्रेशर की वजह से कॉन्ट्राडिक्शन वहां पे हो सकता है ना। तो ये इनकी वजह से जो ठंडे वाले एरिया है जहाँ पे फ्रोस्ट जो है होता रहता है, वहां उस फ्रोस्ट के एक्शन की वजह से भी रॉक्स जो है ना सेटल हो जाती है, अलग हो जाती है एज वाटर फ्रीज, क्योंकि वहां पानी जमता है, और उसी के अंदर जो क्रिविक्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे आपके हमारे होल्स हैं, क्रिविसेस, यहाँ पे वो एक्सपेंड हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमें ये समझना चाहिए। दूसरा है केमिकल विदरिंग। अब केमिकल विदरिंग क्या होता है? वाटर एंड एयर रिएक्ट with minerals like limestone or rock salt, dissolving them to form cavities, sinkholes, and caverns. These hollows weaken the rock's structure, eventually causing it to collapse under its own weight. अब केमिकल में क्या होता है कि पानी और हवा जो है ना वो रिएक्ट करती है, मतलब कि इनकी प्रतिक्रिया होती है मिनरल्स के साथ में, चाहे वो लाइमस्टोन हो, चाहे ये आपके रॉक सॉल्ट हो। ये क्या करते हैं, लाइमस्टोन या रॉक सॉल्ट, ये पानी में और हवा में मिल जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, जिनकी वजह से कैविटीज जनरेट होती है और सिंक हॉल्स जो हमारे जनरेट होते हैं। कहीं कहीं पे आप देखोगे तो कैवर्न्स आपके जनरेट होते हैं। ये सब क्या है? ये लैंड फॉर्म्स है, नए लैंड फॉर्म्स बने हुए हैं हमारे विदरिंग की वजह से। ये कहाँ बनेंगे? सरफेस के ऊपर। विदरिंग कहाँ होता है? सरफेस के ऊपर। एंड दीज हॉलोज, ये जो छेद है या फिर जो खड्डे हैं, weaken the rock's structure, eventually causing it to collapse under its own weight। और इन्हीं की वजह से ये जो हमारे यहाँ पे कैविटीज क्या होती है, दांतों में कैविटीज होती है ना, मतलब कच्चे हो जाना, या उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाना। तो जो हमारा रॉक होता है, स्टोन होता है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, उसकी ताकत है ना, इस विदरिंग प्रोसेस की वजह से कम हो जाती है, केमिकल की वजह से। अब रॉक्स जो है ना अंदर से बहुत ज्यादा खोखला हो गया है ना, होलोज हो गया है, मतलब वहां पे, तो इनकी वजह से इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो पूरी तरह से कमजोर हो गया है, और धीरे धीरे वो कोलेप्स हो जाता है इसी के वेट में, है ना। तो ये जो हो रहा है ये केमिकल विदरिंग की वजह से हो रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल विदरिंग। सो बायोलॉजिकल विदरिंग में क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द रॉक्स थ्रू मैकेनिकल एंड केमिकल मीन्स। The plant roots physically wedge into the cracks while secreting corrosive acidic juices, while burrowing animals and human activities also further loosen and decay the rock materials। या बायोलॉजिकल विदरिंग में क्या समझोगे आप कि बायो का मतलब होता है लाइफ, मतलब जिनमें लाइफ होती है ना, जैसे हमारे चाहे वो ऑर्गेनिज्म हुए, चाहे आप हुए, चाहे मैं हुआ, चाहे प्लांट्स हुआ, इन सब में लाइफ होती है, तो ये बायोलॉजी होती है हमारी, है ना। तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस भी होता है जिसे बायोलॉजिकल विदरिंग बोलते हैं। ये इसमें क्या होता है, जिनमें भी बायो होती है या लिविंग या लाइफ होती है, वो क्या करते हैं, रॉक्स को तोड़ते रहते हैं। कैसे? मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू या केमिकल मीन्स के थ्रू, है ना।
रॉक्स को हम लोग जैसे स्टोन से, अब अगर हम लोग 2 स्टोन को जैसे स्ट्राइकिंग कराएँगे, टकराएँगे, टूटेगा वो? तो अलग-अलग एक मैकेनिकल और एक केमिकल मीन्स होता है, ठीक है? अब जो प्लांट्स होते हैं हमारे छोटे-मोटे, उनकी जो रूट्स होती है वो वैज हो जाती है फिज़िकली, किसमें? क्रैक्स में। मतलब जो स्टोन होते हैं धरती के अंदर, पृथ्वी के अंदर, तो वहाँ उन क्रैक्स में उनकी जड़ें चली जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कोरोसिव एसिडिक जूसेस, वहाँ पे एक प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस, तो वहाँ होता है। और इसके अलावा जो बुर्विंग एनिमल्स होते हैं, जो मतलब बिल में रहने वाले, जैसे खरगोश, रैट्स, चूहा वगैरह, इनकी वजह से और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से आगे और ये जो रॉक मटेरियल है वो कमजोर हो जाता है, डिकेड हो जाता है। तो ये इंसानों की वजह से, प्लांट्स की वजह से, या एनिमल्स की वजह से, या लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से अगर कुछ हमारे विदरिंग प्रोसेस होता है, रॉक्स में मॉडिफिकेशन होता है, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल विदरिंग। ये अब तक हमें समझना चाहिए। तो 3 हमारी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल हमने समझ लिया विदरिंग प्रोसेस। अब हम लोग देखते हैं कि इस इरोजन का क्या इम्पैक्ट रहता है, क्या प्रभाव रहता है। सो इरोजन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग withered particles from the one location to another, driven by the agents like the rivers, rainwater, glaciers, valves, wind. That is also influenced by the factors such as rainfall, temperature, and landslide, soil type, vegetation cover, and the land use patterns. अभी हमने जो विदरिंग प्रोसेस किया है, जिसकी वजह से ये जो टुकड़े हुए हैं इस रोग के विदरिंग हुआ, इसी वजह से ये इतना टूटा है ना। तो ये जो टूटे हुए जो अब हमारे पार्टिकल्स है ना, ये यहाँ से वहां चले जाते हैं, इसको बोलते हैं इरोजन। ये आपको समझना चाहिए। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, किसकी वजह से जाते हैं, कौन लेके जाते हैं? या तो पानी यानी रिवर, या रेन वाटर, ग्लेशियर, वेव्स, हवा, इनकी वजह से। अब इनके साथ साथ में कुछ फैक्टर भी अफेक्टेड होते हैं, इससे रिलेटेड होते हैं। अब देखो, यहाँ पानी, ये जो रिवर और रेन वाटर है, ये रेनफॉल की वजह से, है ना? और हवा जो है वो टेम्परेचर की वजह से, लैंड स्लोप अगर है तो भी ये वहां से वहां जा सकता है। सोइल का टाइप, वेजिटेशन कवर, लैंड यूज पैटर्न्स, ये सारे के सारे फैक्टर्स है जो इरोजन को करने में अपनी भूमिका या रोल प्ले करते हैं। ये अब तक आपको यहाँ पे समझना चाहिए बच्चों। सो ओवर मिलियंस ऑफ द इयर्स, द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ विदरिंग एंड द इरोजन have radically reshaped the earth surface, transforming mountains, you can say plateaus, plains, notably replacing the ancient Tethys Sea with the current Himalayan mountains. आज जो हिमालयन माउंटेन जहाँ पे है, वहाँ एक सागर जिसका नाम है टेस्टिस सी, टेस्टिस सागर जिसे बोला जाता था, वो रिप्लेस हो गया है। किनकी वजह से? इरोजन की वजह से, विदरन की वजह से। क्यों? ये आप और मैं नहीं थे हम लोग उस समय। ओवर मिलियंस ऑफ द ईयर्स की बात है, मतलब कि करोड़ों लाखों सालों पहले की घटनाएं हैं। इनकी प्रोसेस की वजह से आज एक हिमालय आपके सामने खड़ा है, जहां पे कभी सागर यानी समुद्र हुआ करता था। तो ये अर्थ की सरफेस के ऊपर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं या नए नए लैंडफॉर्म बन रहे हैं, ये इरोजन और विदरिंग प्रोसेस की वजह से हो रहा है। तो विदरिंग हमने समझ लिया है कि सरफेस पे होता है, और इरोजन भी सरफेस के ऊपर होता है। यहाँ इरोजन का इम्पैक्ट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे मास मूवमेंट। मास मूवमेंट क्या होता है? सो मास मूवमेंट्स आर द चेंजेस टू द अर्थ सरफेस that is also caused by the gravity which pulls the materials downward along the slope. स्लोप से नीचे कोई मास मूवमेंट हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे जमीन का टुकड़ा ये आप देख रहे हो, तो ये नीचे आ रहा है। ये किसकी वजह से आता है? ग्रेविटी की वजह से। आपको ये समझ में आ ही गया है ना? सो दीज मूवमेंट्स आर फ्रिक्वेंट इन द माउंटेनियस एरियाज, लाइक यू कैन से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, Jammu and Kashmir, where loose rocks or loose mass rocks slide down, resulting in environmental hazards and loss of life and the property. अब यहाँ जो एरियाज है हमारे ज्यादातर स्टेट्स, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे माउंटेनियस एरिया बहुत ज्यादा होता है, वहाँ मास मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, जिनकी वजह से ना केवल लाइफ का बल्कि प्रॉपर्टी के लिए भी हैजर्डस माना गया है, यानी खतरा माना गया है। तो मास मूवमेंट इतना भयानक होता है, ये आप देख सकते हो नीचे आ रहा है, तो ये मास मूवमेंट हो गया है ना। तो ये आपको समझना चाहिए कि भाई यहाँ किसी का घर था तो वहां से
ये टुकड़ा गिरते-गिरते उनके घरों पे आ गया, ये हाईवे बना हुआ है मान लो, तो वहाँ पे रोड ब्लॉक हो गया जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अफ़ेक्टेड हो चुके हैं। तो ये, अब इनके टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो दे आर कैटेगराइज्ड बाय द रॉक साइज़, वाटर कंटेंट एंड स्लोप स्टीपनेस, मास मूवमेंट इंक्लूड लैंडस्लाइड, अर्थ फ्लो एंड मड फ्लो। ये हमारे होते हैं। तो लैंडस्लाइड क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। अ लैंडस्लाइड स्पेशली रेफर टू द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द ड्राई सॉइल और रॉक पीसेस अलोंग अ स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप यानी ऊपर की पहाड़ी से नीचे अगर कोई रॉक या लैंडस्लाइड या लेन का टुकड़ा नीचे आ रहा है, स्लाइड हो रहा है, तो उसको लैंडस्लाइड बोलेंगे, ठीक है? जिसमें ड्राई सॉइल होती है और कुछ रॉक के पीसेज होते हैं। When on the other hand, rock materials like clay and silt saturated with water move down a gentle slope, it is also known as earth flow. Earth flow क्या होता है? जब यही जो प्रोसेस देखो लैंडस्लाइड तो आपको समझ में आ गया कि भाई ड्राई सॉइल या रॉक पीसेस ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है? स्टीप रॉक से नीचे डाउनवर्ड आते हैं तो वो हो गया हमारा लैंडस्लाइड। जबकि अर्थ फ्लो में क्या होता है? अर्थ फ्लो में रॉक मटेरियल जो है जिसमें क्ले और सिल्ट जो होते हैं वो पानी के साथ में सैचुरेटेड हो जाते हैं, मिक्स या अलग थलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक स्लोप जब इनको मिलता है तो नीचे की तरफ वो आ जाते हैं। तो उनसे मिलते हुए पानी के साथ में उनका मतलब मिश्रण हो जाता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो वो रोक पानी जैसे अपना रास्ता बना लेते हैं, तो वहां से वो तुरंत उस स्लोप से नीचे उतरते हैं। तो जब ऐसा होता है तो पानी के साथ में ये उतर रहा है तो वो क्या हो गया? अर्थ स्लोप। और अगर खाली स्टोन नीचे आ रहा है तो लैंडस्लाइड। ये आपको समझना चाहिए। तीसरा है हमारा मड फ्लो। सो व्हेन वाटर सैचुरेटेड रॉक डेब्रिस मूव डाउन द चैनल ऑन द स्टीप हिल साइड, इट इज कॉल्ड मड फ्लो, है ना? तो ये सारे हमें अब तक समझना चाहिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिन्यूडेशंस एजेंट्स। अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। डिन्यूडेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द स्ट्रिपिंग और बैरिंग ऑफ द अर्थ सरफेस थ्रू द फॉलोइंग एजेंट्स। मतलब कि अर्थ के सरफेस का ऊपर का हिस्सा गायब हो जाना, इसको बोलते हैं डिन्यूडेशन। डिन्यूडेशन का मतलब हमारा एक तरह से सरफेस के ऊपर गायब हो जाना। तो अर्थ का सरफेस गायब हो गया मतलब उसकी एक लेयर होती है जो सिट होती है या फिर जो ब्लैंकेट होती है ना, वो गायब हो जाती है। तो इस तरह का क्यों होता है हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जो एजेंट्स है रिवर्स होते हैं उसमें। ट्रांसपोर्ट रॉक debris from the mountain to lowlands, carving features like gorge or valleys. Rainwater होता है steep into the rocks to create springs or dissolve the soluble minerals like limestone to form underground caves. तीसरा एजेंट है हमारा ग्लेशियर। इट मूव्स masses of ice that erode V-shaped valleys into U-shaped valleys and birth rivers upon the melting. Sea waves reshape coast through a continuous cycle of erosion, transportation, and deposition of shore materials. Winds, हमारा next, highly effective in the desert where they easily remove and transport dry dust and sand particles. अब यहाँ पे डिनोडेशन के बारे में हम लोग बात करें ना, तो इसमें डिनोडेशन का मतलब स्ट्रिपिंग हो जाना या फिर अर्थ का जो सरफेस है वो बैर हो जाना, अर्थ का सरफेस गायब हो जाना, है ना? तो ये कैसे होता है? इनके पीछे वजह है हमारे पानी का जो रिवर्स की वजह से, रेन वाटर की वजह से, ग्लेशियर की वजह से, सी वेव्स की वजह से और हमारे विंड की वजह से। इनके बारे में हमने अभी डिटेल में पढ़ लिया। अब the role of the man in changing the lane surface। अब जो लेन का सरफेस है इंसान किस तरह से चेंजेस कर सकता है वो हम लोग देख लेते हैं। सो ह्यूमन एक्टिविटी सिग्निफिकेंटली अल्टर द अर्थ सरफेस ऑफन लीडिंग टू लैंड डिग्रेडेशन थ्रू सेवरल डायरेक्ट एक्शंस। पहला है उसका डिफोरेस्टेशन, indiscriminate cutting of the trees turn productive areas into the wasteland, disrupting rainfall cycles leading to automatic land degradation। तीसरा सॉरी सेकंड वाला है अर्बन एक्सपेंशन। रैपिड एंड अनप्लान्ड बिल्डिंग एक्टिविटीज कंज्यूम वास्ट अमाउंट ऑफ द लैंड एंड डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ सराउंडिंग एरियाज। तो पहला कारण क्या हुआ? डिफोरेस्टेशन, मतलब बिना सोचे समझे पेड़ों की कटाई, उनकी वजह से जो प्रोडक्टिव एरिया है वो हमारे वेस्ट लैंड में बन जाते हैं, मतलब कि बेकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो रेनफॉल साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, बारिश नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो पेड़ उगाना चाहिए हमें।
दूसरा है हमारा अर्बन एक्सपेंशन, मतलब कि सिटी लाइफ। सिटी लाइफ जिस तरह से बढ़ रही है, अनप्लान्ड बिल्डिंग एक्टिविटीज जिस तरह से बढ़ रही है, जिनकी वजह से बहुत सारे जो वास्ट अमाउंट जो लैंड है वो यूज हो रही है उनके लिए, उनके रहने के लिए। स्कूलें बनाई जा रही है, फैक्ट्रीज बनाई जा रही है, जिसकी वजह से भी हमारा जो आसपास का एरिया है उसकी क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो जाती है। फिर आता है तीसरा वजह, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। पोइजनस फैक्ट्री इन्फ्लुएंस collected in nearby regions render the soil toxic and turn productive land into the waste. And fourth है waste disposal. The dumping of the city waste directly leads to the complete degradation of the affected land surface. यहाँ तो आपको ये समझ में आ गया कि भाई डिफोरेस्टेशन की वजह से हमारे लैंड सरफेस में बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं, अर्बन एक्सपेंशन की वजह से, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से, और हमारा वेस्ट लैंड डिस्ट्रीब्यूट की वजह से। Now let's talk about the river courses, erosion and the deposition. So rivers act as powerful agents of landscape transformation, typically divided into three stages based on the slope and water supply. तो रिवर जो बहती है आपके यहाँ से यहाँ तक, उसके कुछ को हमारे कोर्स भी होते हैं। जैसे ऊपर से नीचे आ रही तो अपर कोर्स, फिर बीच वाला होता है मिडिल कोर्स, और हमारा लास्ट वाला होता है लोअर कोर्स। अब यहाँ इनकी वजह से भी हमारे बहुत सारे फीचर्स बनते हैं, लैंड फॉर्म बनते हैं, हम लोग उनके बारे में बात करते हैं। पहला है हमारा अपर कोर्स, जिसे माउंटेन स्टेज भी बोलते हैं। सो इन दिस स्टेज यानी अपर कोर्स में स्टीप स्लोप होती है, बड़ी बड़ी ऊंचाई से पानी आता है टू रश एट अ हाई स्पीड, और वहां हाई स्पीड से पानी आता है, जिसकी वजह से इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों होता है। इरोजन का मतलब कि वो वहां से रॉक साइकिल को या रॉक्स को उठा के नीचे लेके आएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा दूसरी जगह, एंड इट कार्व्स द लेन इनटू सेवरल डिस्टिंक्ट फीचर्स। तो यहाँ अलग अलग फीचर्स बनते हैं, जिसमें जोर्स आप सबसे पहले देखोगे। जोर्स क्या होता है? नैरो वैली होती है जिसमें स्टीप वॉल्स होती है दोनों तरफ, फॉर्म्ड इन हार्ड रॉक एरियाज। दूसरा होता है वी स्टेप्ड वैलीज, ये वाइडन होती है वैलीज, that is also created where soft rocks and heavy rainfall allow for easier side erosion. And तीसरा होता है waterfall, जिनके बारे में आपको पता है, sudden vertical descents होता है और water over rocky steps. High profile examples include Niagara, Victoria and 90-80 meter high Angel Falls. ये waterfalls के examples है। Rapids and cascades formed when a river jumps over the rocky, uneven beds where hard valleys bottom prevent a single deep fall. अब यहाँ पे ये जो है ना अपर कोर्स में बनने वाले नज़ारे हैं, ये सब नज़ारे हैं हमारे रिवर की वजह से बनते हैं। देखो जोर्ज होता है एक तरह से नैरो वैली होता है, मतलब छोटी सी घाटी। दूसरा वी स्टेप्ड, वी स्टेप्ड मतलब कि एक तरह से ये इस तरह की घाटी होती है, ठीक है ना, यहाँ बीच में रिवर होती है, वो पानी जाता है, तो ये वी स्टेप होगी। और ये यू स्टेप वैली होगी जिसमें ये पहाड़ है हमारे यहाँ पे और पानी यहाँ से आता है, तो ये इसका जो दिखने का नजारा है ना वो यू टाइप का दिखता है और ये वी टाइप का दिखता है। फिर वाटरफॉल तो आपको पता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे वाटरफॉल है। और उसके बाद में हमारे ये जो है वाटरफॉल हो गया, विक्टोरिया फॉल्स, नाइजीरिया फॉल्स, एंजल फॉल्स, ये भी आपके आगे है। ये वी स्टेप्ड वैली का नजारा है, ये जॉर्ज का नजारा है, वी स्टेप्ड वैली है ना। और ये कौन सा हुआ? ये यू स्टेप्ड वैली हो गया है ना। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। ये रेपिड्स एंड कैस्केड्स ये आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा चौड़ा होता है ये आपको ध्यान में रखना है। ये इरोजन होता है, मतलब कि यहाँ रिवर जो चलती है रॉक्स को यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर देती है कहीं और। तो ये आपको इस इमेज में थोड़ा इनके बारे में भी पता चल जाएगा। ये अपर कोर्स है, ठीक है ना। तो ये अपर कोर्स में आपको इतना कुछ पता चलेगा। फिर हमारा सेकंड स्टेप आता है रिवर के फ्लोइंग में, वो मिडिल कोर्स कहलाता है। इसको हम प्लेन स्टेज भी बोलते हैं क्योंकि ये प्लेन एरिया में रहता है। इसमें क्या होता है, एज द स्लोप बिकम्स ग्रेजुअल, पहाड़ों से निकलने के बाद में प्लेन में ग्रेजुअल हो जाता है, द रिवर स्लोज डाउन, तो रिवर की स्पीड कम हो जाती है, शिफ्टिंग इट्स फोकस टुवर्ड डिपोजिशन। अब वो इरोजन का काम नहीं करती है बल्कि डिपोजिशन का काम करती है। इरोजन का मतलब जो जब वो साथ में जब चलती है तब वहाँ पे कंकड़ पत्थर जो भी है वो साथ में लेके चलती है, पानी के साथ में वो भी बहते हैं। अब यहाँ पे प्लेन एरिया है, यहाँ पे स्टीप हमारे फॉल नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पे जो स्लॉप है वो जेंटल स्लॉप है, यानी कि ढलान कम है, तो कम ढलानों में वो डिपोजिशन का काम करती है। दिस स्टेज इज़ वाइटल फॉर ह्यूमन एक्टिविटी। और अगर ये इतना जेंटल स्लॉप है और प्लेन एरिया है तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वाइटल हो जाती है, जिसमें नेविगेशन और इरिगेशन, ये नेविगेशन यानी बोटिंग का और इरिगेशन यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वाटरिंग का,
ये काम यहाँ प्लेन एरिया में बहुत हो जाता है। यहाँ जो नज़ारे बनते हैं, पहला है फ्लड प्लेन्स। इट इज़ क्रिएटेड व्हेन द रिवर ओवरफ्लो डिपोजिटिंग फर्टाइल एलुवियल सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक्स। दूसरा है मिएंडर्स, लार्ज लूप्स formed as the river swings from side to side across flat ground. And तीसरा है urban growth, because the river becomes more manageable and useful, so many towns are also established alongside the bank of the river. अब यहाँ पे जो नज़ारे हैं बच्चों, वो है, पहला है हमारा फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन मतलब जब फ्लड हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाती है, तो वहाँ पे एलुवियम जमा हो जाते हैं। एलुवियम जो फर्टाइल लैंड का और सॉइल का एक बहुत बड़ा एक कॉम्बिनेशन पार्ट होता है, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल माना जाता है। तो ये फ्लड प्लेन बन जाता है मिडिल कोर्स में। दूसरा बनता है मिएंडर। ये मिडिल कोर्स में क्या क्या लैंड फॉर्म बनता है, ये आपको याद रखना है। फ्लड प्लेन मिडिल कोर्स में बनता है। मिएंडर्स, अब आप देखोगे ना, मिएंडर्स ये है, जैसे ये रिवर यहाँ पहाड़ों से निकली और यहाँ बहुत ज़्यादा इसका स्पीड कम हो गया। अब ये जो बह रहा है ना, ये मिएंडर है। क्यों? क्योंकि मिएंडर का मतलब सर्प जैसा चलना, मतलब सांप होता है ना, उसके जैसे वो चलती है। तो दिख रहा है ना, है ना? तो इस तरह से वो धीरे धीरे वो चलती है। पहले में आ गया आपका फ्लड प्लेन, है ना, आसपास मतलब एलुवियल वो बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है। तीसरा सेकंड वाला हो गया हमारा ये मिएंडर। और तीसरा जो है ना अर्बन ग्रोथ, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे सिटीज़ के लोग डेवलप हो जाते रहना, क्योंकि हमारी सिविलाइजेशन भी यही है और यही रही है। हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशन में भी इंडस रिवर सिस्टम में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं रिवर के आसपास रहना शुरू करते हैं। तो ये हमारा एक एंशिएंट कल्चर भी रहा है, ठीक है ना। तो अब आता है हमारा थर्ड स्टेप और थर्ड कोर्स, दैट इज़ द थर्ड कोर्स, लोअर कोर्स यू कैन से, और डेल्टा स्टेज में भी आप बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है, सो दिस is the last stage of the river before it merges into the sea. Its speed now slowed down and it becomes quite difficult for it to carry the sediments it had brought with it. So the deposition process begins with the rapid speed. अब यहाँ पे जो लोअर कोर्स होता है, समुद्र से मिलने से पहले का जो पार्ट है उसको लोअर कोर्स बोलते हैं, जो कि एक डेल्टा स्टेज भी होता है। यहाँ क्या मेन बातें हैं, यहाँ रिवर की स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, मतलब मिएंडर में जो प्लेन एरिया में था और भी ज़्यादा इसका कम हो जाता है, और उसके लिए ये कर पाना मुश्किल हो जाता है। क्या कर पाना कि जो भी सेडिमेंट वो लेके आई थी पहाड़ों से और प्लेन एरिया से, अब डेल्टा एरिया में कैरी करना उसके लिए हैवी हो जाता है, मतलब बर्डन उठा नहीं सकती, बुढ़ी नदी बन जाती है। जवान नदी कहाँ थी, फर्स्ट हमारे कोर्स में, अब लोअर कोर्स में एकदम बुढ़ी हो जाती है, इसकी मतलब एज है ना वो एज्ड हो जाती है। तो यहाँ पे उसकी जो स्ट्रेंथ होती है बच्चों वो कम हो जाती है, और यहाँ फिर डिपोजिशन का काम बड़ी रफ्तार के साथ होता है बच्चों। तो ये हमने अब तक समझा। फिर यहाँ क्या होता है, द लेवल ऑफ इट्स बैड rises and the river gets divided into many channels also known as distributaries before it falls into the sea. Thus are formed the deltas of the river which contain deposits of the alluvium or the soil. Hence they are very fertile. अब यहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये जैसे ये वाला मैन, तो ये आपको डेल्टा में नजर आएगा। अब जैसे एक पेड़ जो होता है, जैसे कि मान लो कि ये पेड़ है और इस पेड़ में बहुत सारी ये जड़ें हैं, है ना, इस जड़ों की तरह आपको दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं डेल्टा, ठीक है ना। ये डेल्टा अब यहाँ पे क्यों, क्योंकि अब रिवर बहुत ज़्यादा बुढ़ी हो चुकी है, उसकी स्पीड कम हो गई है, अब आगे वो समुद्र में मिलने के लिए तड़प रही है, कभी इधर चला मैं उधर चला, इस तरह से मतलब ये रिवर बहती रहती है। अब ये रिवर बह रही है, तो ये जो नज़ारा बना है ना, इसको बोलते हैं क्या, डेल्टा, जो लोअर कोर्स में बनता है। ये आपको पता होना चाहिए, ओके। इसके बाद में आता है कंपैरिजन ऑफ द ग्लेशियर्स। अब ग्लेशियर्स क्या होता है, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये सारे जो है ना ग्लेशियर्स होते हैं। हम यहाँ इस टॉपिक में बात करने वाले हैं, इनके कंपैरिजन को करने वाले हैं कि कितने कितने टाइप के ग्लेशियर होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट देम। ग्लेशियर आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, साइज एंड द मूवमेंट। पहला है माउंटेन ग्लेशियर। माउंटेन का नाम सुनते ही आपको पर्वत दिखाई दे रहा है, तो पर्वतों में जो ग्लेशियर्स बनते हैं वो है माउंटेन ग्लेशियर्स। इनका मूवमेंट अगर बात करें, दीज ग्लेशियर्स फ्लो डाउनवर्ड फ्रॉम द माउंटेन पीक्स थ्रू
प्री एग्जिस्टिंग वैलीज। स्पीड की अगर बात करें इनकी तो देयर मूवमेंट इज स्लो बिकॉज इट इज हिंडर्ड बाय द फ्रिक्शन फ्रॉम द वैली फ्लोर। ये स्पीड कम रहती है और उनका डाउनवर्ड फ्लो होता है, ये मूवमेंट होता है, ये आपको अब तक जानना चाहिए। साथ ही साथ अगर इसका इम्पैक्ट देखें लैंडस्केप पे, दे रीसेप वी सेप्ड रिवर वैलीज इनटू डिस्टिंक्ट यू सेप्ड वैलीज थ्रू इरोजन। और हाइड्रोलॉजी यहाँ की एज द मेल्ट अलोंग देयर एजेस दे एक्ट एज द सोर्स फॉर मेजर रिवर्स सच इज द गंगा एंड यमुना। अब जैसे कि गंगोत्री ग्लेशियर आपने नाम सुना होगा, जहाँ से गंगा रिवर निकलती है, मेल्ट हुई गंगोत्री ग्लेशियर और गंगा रिवर ने जन्म लिया। उसी तरह से यमुनोत्री ग्लेशियर ने जन्म लिया और यमुनोत्री ग्लेशियर ने जैसे मेल्ट हुआ तो यमुना नदी ने जन्म ले लिया, है ना। तो ये जो ग्लेशियर्स होते हैं रिवर की माताएं होती हैं, माता पिता होते हैं, एकदम सत सत नमन इनको, जिनकी वजह से रिवर का निर्माण होता है, जन्म होता है, ये हमें अब समझना चाहिए। अब माउंटेन में है दोनों, गंगोत्री एंड यमुनोत्री, है ना, तो इसीलिए माउंटेन ग्लेशियर होता है। इनका मूवमेंट हमेशा डाउनवर्ड रहा है, ऊपर की तरफ नहीं जाता है, नीचे की तरफ रहते हैं, स्पीड धीरे होता है, ये अब तक हमें समझना चाहिए। वी सेप वैली को वो यू सेप वैली में कन्वर्ट कर देते हैं, इनका इतना इम्पैक्ट रहता है, मतलब धीरे चलती है ये, है ना, वरना और ज़्यादा फास्ट होती है ना तो वी सेप बना देती है, वी सेप और भी ज़्यादा मतलब जो स्पीड ज़्यादा रहती है वहाँ बनता है। हाइड्रोलॉजी अगर देखें तो मेल्ट होने के बाद में बनता है, जैसे कि गंगा और यमुना आपके रिवर है। दूसरा आता है हमारा कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। अब ये कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर क्या है और किस तरह से बनते हैं, क्या स्केल होता है, लेट्स सी। दीज आर द मैसिव आइस शीट्स दैट कवर एंटायर लैंड सरफेस ऑफन एक्सीडिंग थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स। हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ ये आइस सीट होती है ज़्यादातर, ये हमें समझना चाहिए। ये कहाँ लोकेट होते हैं सर? दे आर प्राइमरली फाउंड इन द पोलर रीजन्स। पोल वाले एरिया जो होते हैं हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ आपने क्लास 6, 7, 8 में पोल के बारे में पढ़ा होगा। तो ये कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स आपके पोल साइड में रहते हैं। दे आर कंपेयर्ड टू माउंटेन ग्लेशियर्स, दे आर मच लार्जर इन साइज। अगर इनका कंपैरिजन करें माउंटेन ग्लेशियर से तो ये कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर थोड़े बड़े से बड़े होते हैं एंड द मूव इवन स्लोली, और धीरे धीरे इनका मूवमेंट होता है। तो ये अब तक आपको समझना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है लैंडफॉर्म्स एंड द डिजास्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में, लैंडस्लाइड के बारे में, एवलेंचेस के बारे में, ग्लेशियल लेक के बारे में, आउटब्रस्ट फ्लड यानी ग्लॉफ एंड द डस्टॉर्म्स के बारे में। ये सारा मेन टॉपिक हमारा लैंडफॉर्म एंड डिजास्टर से, ये सारे सब टॉपिक्स हम लोग करने वाले हैं कवर इस सेक्शन में, ठीक है। तो पहले हम लोग मेजर लैंडफॉर्म्स जो हमारे अर्थ के हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला है माउंटेन्स, फीचर्स एंड द टाइप्स। माउंटेन्स आर हाई लैंड masses with steep slopes that usually form long ranges like the Himalayas, Rockies and the Andes. They vary in shape. Young mountains, for example Himalayas का, have high pointed peaks, while old mountain जो कि अरावली वाला है having shorter with rounded tops due to long term erosion. अब अलग अलग माउंटेन होते हैं, किसी का राउंडेड टॉप्स होता है, किसी का वी शेप होता है, किसी का यू शेप होता है। तो ये हमारे इरोजन और विदरिंग प्रोसेस की वजह से होता है, ये हमें समझना चाहिए। और हिमालय हमारा इंडिया में अगर बात करें तो यंग माउंटेन है और अरावली हमारा ओल्ड माउंटेन है, ठीक है ना। लेट्स टॉक अबाउट द माउंटेन, देयर फीचर्स एंड द टाइप्स। सो सबसे पहले आता है हमारा फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन क्या होता है? फोल्ड माउंटेन्स आर फाउंड बाय अर्थ्स internal movement creating folds in the crust such as the Alps and the Urals. यहाँ फोल्ड माउंटेन वो माउंटेन है जो अर्थ के अंदर जो इंटरनली प्रोसेस हमने जो बोला था ना कि भाई अंदर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी चलती है, प्लेटें मूव करती रहती है, हमको अल्फ्रेड वेगनर में भी समझाया। सी फ्लोर जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाली थ्योरी है वो भी हमने बताया। कन्वेंशन ड्रिफ्ट वाली थ्योरी है उसको भी हमने समझा कि भाई अंदर प्लेट के अंदर है ना क्रस्ट, कोर, मेंटल, यहाँ प्लेट में मूवमेंट होता रहता है। तो उसकी वजह से जो माउंटेन बने हैं फोल्ड की वजह से, तो वो फोल्ड माउंटेन कहलाए। एग्जाम्पल्स में आल्प्स का और यूरल्स का, ये दोनों जो है ना यूरोप में है आपके,
ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। दूसरा जो टाइप है ब्लॉक माउंटेन का है, दैट इज आल्सो क्रिएटेड बाय द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लार्ज लैंड मास लाइक द राइन वैली। अब राइन वैली जो हमारे जर्मनी में है, मतलब यूरोप में है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर लैंड मास का होता है वर्टिकली ऊपर से नीचे सरक जाती है, तो वहाँ पे आपको ब्लॉक माउंटेन दिखाई देता है। तीसरा है वोल्केनिक माउंटेन, नाम से ही पता चल जाता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक एक्टिविटीज़, जिसमें माउंट किलिमंजारो एंड माउंट फुजियामा दो एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल्स के साथ में मैंने आपको बताया कि भाई माउंटेन के क्या टाइप्स हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लेट्यूज के बारे में भी देख लेते हैं। प्लेट्यूज जिसे टेबलेंट भी बोलते हैं, क्या होता है? ये जो नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है वो प्लेट्यू का है। ये हमारे लैंडफॉर्म होते हैं। अ प्लेट्यू और अ टेबलेंट इज एन अपलैंड दैट राइजेज शार्पली above the surrounding lowlands and is often rugged or rocky. Notable examples also including the Deccan Plateau of India and the Tibetan Plateau of Indo-China border, the latter being the highest in the world and known as the roof of the world. मतलब कि तिब्बत प्लेट्यू है ना, वो हमारा हाईएस्ट प्लेट्यू है, ठीक है ना। ये इंडो और चाइना के अंदर फंसा हुआ है, मतलब उनकी बॉर्डर के आसपास है, तिब्बत में है अभी ये नोटेबल है। और डेक्कन यानी दक्कन का जो पठार, प्लेट्यू का मतलब पठार होता है हिंदी में, तो टेबलेंट भी बोलते हैं। टेबलेंट एक टेबल इस तरह से होती है, ठीक है ना। ये सरफेस होते हैं इसके ऊपर के, और ये इसके जो पहिए होते हैं, ठीक है ना, पैर होते हैं, पैर होते हैं या पैर होते हैं, मतलब पाँव होते हैं, ठीक है ना। अब ये जो है ना, ये आपको जो दिखाई दे रहा है इसी तरह से टेबलेंट बनता है। तो ये टेबलेंट आपके इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू है, और इंडिया के नॉर्थ में आप देखोगे तो तिब्बत प्लेट्यू है, ठीक है ना ये। और जो तिब्बत प्लेट्यू है रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको अब तक समझना चाहिए। दे आर रिच इन द मिनरल डिपॉजिट्स। जो प्लेट्यू होते हैं वो हमारे मिनरल्स डिपॉजिट्स में सबसे ज़्यादा भरे होते हैं ये। एंड लाइफ इन दीज रीजन इज़ चैलेंजिंग। यहाँ जो रहना जो है लोगों के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि अनइवन टेरन है यहाँ पे, मतलब कि जो ज़मीन है उबड़ खाबड़ है, रग्ड माउंटेन है जैसा दिखाई देता है यहाँ पे। सो उसकी वजह से कंस्ट्रक्शंस करना रोड का, रेलवे का, कैनल्स का लोगों के लिए और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंज बना हुआ है, ठीक है ना। अब जो तीसरा हमारा लैंडफॉर्म है वो है प्लेन एरिया। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फॉर्मेशंस देख लेते हैं हम लोग प्लेन एरिया के बारे में। प्लेन्स आर द वास्ट लो lying expanses of the land that range from extremely level to rolling or undulating surface. Most plains are formed by major rivers and their tributaries, which deposit the silt, sand, and the stones along their courses over the thousands of the year. अब यहाँ अगर हम बात करें बच्चों कि प्लेन एरिया के बारे में, जो हमारा थर्ड लैंडफॉर्म है ये रिवर की वजह से ज़्यादातर बनता है, मेजर रिवर की वजह से। जैसे इंडिया में गंगा प्लेन एरिया गंगा रिवर की वजह से बना है, इसलिए हमने उसको बोला। ब्रह्मपुत्र प्लेन एरिया ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से बना है। इंडस रिवर एरिया या इंडस रिवर प्लेन एरिया वो इंडस रिवर की वजह से बना हुआ है। तो ये सारे किसकी वजह से बने हुए हैं? ये हमारे रिवर मेजर की वजह से बने हुए हैं, या उनकी ट्रिब्यूटरीज होती है, मतलब कि साथ साथ में जो कटने वाली जो रिवर है छोटी मोटी, उनकी वजह से बनता है। और ये फैला हुआ होता है, और ये थाउजेंड्स ऑफ द ईयर्स से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बनने में। ये आपको अब तक समझना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें जो प्लेन वाले हैं हमारे, सो नोटेबल एग्जाम्पल्स इंक्लूड द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन और गंगा प्लेन जिसे हम बोल सकते हैं, जो हमारे यहाँ इंडिया में नॉर्थ में बना है। यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के पूरे लाइन में हमारे पास में ये नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, गंगा रिवर की वजह से बना हुआ है। और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा ह्वांग हो प्लेन जो चाइना में है। तीसरा है नाइल वैली प्लेन जो इजिप्ट में है, ठीक है ना बच्चों। तो ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे उनके, ठीक है ना, प्लेन एरिया के। और नेक्स्ट जो टॉपिक है डिजास्टर्स। सो नेचुरल डिजास्टर्स आर द डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स ड्राइवन बाय द अर्थ्स जियोलॉजिकल and climatic process.
सच एज टेक्टोनिक शिफ्ट, हैवी रेन और क्लाइमेट चेंज। जो प्राकृतिक आपदा होती है यानी कि नेचुरल डिजास्टर्स, वो बड़ी खतरनाक घटनाएं होती हैं। डेस्ट्रक्टिव यानी खतरनाक, जो कि अर्थ की कई सारी प्रोसेस की वजह से होती है, जिसमें जियोलॉजिकल और क्लाइमेट प्रोसेस भी शामिल है। इसमें टेक्टोनिक, जो प्लेट टेक्टोनिक जो हमने पढ़ा, जो शिफ्टिंग होता है प्लेट का, वो शामिल है। भारी बरसात, उसकी वजह से भी आपके आपदा हो सकते हैं, या क्लाइमेट चेंज की वजह से भी ये प्राकृतिक आपदाएं हो सकता है। ठीक है ना। सो दीज हैजार्ड्स इंक्लूडिंग लैंडस्लाइड्स, avalanches and the dust storms often occur without warning, causing widespread loss of the life, environmental damage। अब ये जो डिजास्टर्स है, इनको डिजास्टर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बिना बताए वो आते हैं, मतलब इनको इनविटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आ धमकते हैं वो हमारे, बस आगोश में जिसको लिया बस ख़त्म हो गया। इसी वजह से बहुत सारी लाइफ को, एनवायरनमेंट को डैमेज करके चले जाते हैं ये। तो ये हमें पढ़ना चाहिए ताकि इनके बारे में हम लोग अच्छे से समझ सकें। तो डिजास्टर में हम लोग पहले बात करेंगे अर्थक्वेक के बारे में, यानी भूकंप के बारे में। भूकंप के बारे में आपको पता ही है कि भाई अर्थ का शेकिंग है ना, सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ, जो बचपन से आप पढ़े आ रहे हो। तो ये अर्थक्वेक वही है, कोई नया नहीं है आपके 9th क्लास में। ठीक है ना। हम थोड़ा डिटेल में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन अर्थक्वेक is a sudden shaking of the ground caused by instability in the earth's interior part and the abrupt release of the energy। अब ये टेक्निकल आपके 9th में डेफिनेशन है इसकी कि अर्थक्वेक क्या होता है। एकदम अचानक से अर्थ के ग्राउंड का हिलना और वहाँ से जो इंस्टेबिलिटी हो जाना, अर्थ के अंदर में इंस्टेबिलिटी हो जाती है। इंस्टेबिलिटी का मतलब कि वहाँ पे हलचल मच जाती है और उसकी वजह से नई एक एनर्जी रिलीज होती है। अब इस एनर्जी की वजह से यहाँ हमारे भूकंप होता है। ठीक है ना, रेडिएशंस निकलते हैं। इसका जो इम्पैक्ट अगर हम बात करें, रिजल्टिंग ट्रेम्बलिंग कैन डैमेज और डिस्ट्रॉय एनी स्ट्रक्चर ऑन द सरफेस सच एज, चाहे वो बिल्डिंग हो, पोल्स हो, डैम्स हो, डिपेंडिंग ऑन द अर्थक्वेक्स इंटेंसिटी। मतलब इसकी जो इंटेंसिटी यानी इसकी जो स्पीड है उस पर डिपेंड करता है कि सामने क्या बना हुआ है, बिल्डिंग हो, डैम हो, पोल हो, सबको उखाड़ फेंकता है। ठीक है। फ्रिक्वेंसी अगर हम बात करें इसकी, ओवर 1 मिलियन अर्थक्वेक्स अकर एनुअली अक्रॉस द ग्लोब इंक्लूडिंग अंडर वाटर क्वेक्स दैट जनरेट सुनामीज। अब यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी है ना अलग अलग होती है। वैसे अगर हम एनुअली निकालें तो हर एक ग्लोब के पार्ट में कहीं ना कहीं अर्थक्वेक आपके चलते रहते हैं। पानी के अंदर भी छोटे बड़े झटके शुरू हो जाते हैं। हैजर्ड लेवल अगर देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 4 डजन अर्थक्वेक्स ईच ईयर आर सीवर इनफ टू बी क्लासिफाइड एज हाईली हैजर्डस टू लाइफ एंड द प्रॉपर्टी, है ना। तो ये इतना बड़ा हैजर्ड्स यानी कि गंभीर होता है और हमारे लिए नुकसानदायक होता है। अब हम लोग इसकी प्रेडिक्शन एंड वार्निंग चैलेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। सो सडन ऑनसेट हैजर्ड, अर्थक्वेक को ज़्यादातर हम लोग सडन ऑनसेट हैजर्ड बोलते हैं, यानी कि अचानक हुआ हमला। अचानक हुआ हमला क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सीधी सी बात है, फ़ोन करके आएगा नहीं, मैसेज करके बोलेगा नहीं, है ना। तो बिना फ़ोन किए, मैसेज किए ये आधमकता है। बिकॉज साइंटिस्ट हैव नॉट येट इन्वेंटेड एन इंस्ट्रूमेंट कैपेबल ऑफ देयर प्रिडिक्शन, जो प्रिडिक्शन कर पाए कि भाई कल भूकंप होने वाला है, चलो निकलो यहाँ से। ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं हुआ है जो प्रिडिक्शन कर पाए, ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना पाया है। सो इस वजह से सडन ऑनसेट हैजर्ड इसको बोलते हैं। वार्निंग सिस्टम से काम लगा लेता है हम लोग। वाइल सम कंट्रीज़, जो कुछ कंट्री हमारे ग्लोब में है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसी कंट्री है जो सायरन का, वार्निंग सिस्टम का यूज करती है ताकि लोगों को वो सूचित कर पाए, सूचना दे सके। एंड कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज भी है हमारे पास में दैट हैव लिमिटेड सक्सेस रेट, लेकिन इनकी अभी भी जो सक्सेस रेट है वो कम है कि ये पूरा एक्यूरेट नहीं बता पाती कोई भी एडवांस इंफॉर्मेशन या नोटिफिकेशन को
या नोटिस नहीं दे पाती है। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ है। एंड इसका इफ़ेक्ट क्या रहता है अर्थक्वेक का? तो पहला है हमारा पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर। तो पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर क्या हैजर्ड रहता है या इफ़ेक्ट रहता है? हेल्थ हैजर्ड में अगर बात करें तो ये सीवेज पाइपलाइन जो हमारे अर्थ के अंदर है, जो हमने बिछा रखी है, तो उसको डैमेज करता है। एंड पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़, और उसकी वजह से जो पानी का प्रदूषण फैल जाता है, दैट ट्रिगर एपिडेमिक्स, जिसकी वजह से जलीय बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल देती हैं और बहुत ज़्यादा फैल जाती है। एंड द शॉक कैन कॉज फिजिकल कंडीशन लाइक हार्ट फेल्यूर, है ना, हृदय आघात जैसी समस्या भी होने हो सकती है। ये पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी में आता है। फिर आता है फायर आउटब्रेक्स। द ब्रेकडाउन ऑफ द कंटेनर्स और द पाइप्स होल्डिंग इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस सच एज गैस, पेट्रोल, केमिकल्स poses a high risk of major fire, है ना। अर्थ के अंदर वो भी अगर है दबे हुए, तो अर्थक्वेक की वजह से वहाँ पे सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ या ग्राउंड होगा, तो उसकी वजह से वही भी प्रॉब्लम हो सकता है, फट सकता है कोई पाइप। हिस्टोरिकली ट्रेमर्स combined with heat and suffocation have caused extensive damage in the countries like Japan, USA and India। ये पहला है इसका इम्पैक्ट, है ना, या इफेक्ट। दूसरा है सिविक एंड इकोनॉमिक डिसरप्शन। अब ये क्या होता है? अब यहाँ पे देखो सर्विस जो है वो फेल हो जाती है। असेंशियल जो भी सिविलियन जो हमारी सर्विसेज होती है, सिविलियन यानी नागरिक सुविधाएं, जिसमें पानी की सप्लाई हो, चाहे वो सीवेर्स का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का हो, वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है अर्थक्वेक की वजह से। तो उस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो जाता है। एंड बहुत ज़्यादा जो ट्रांसमिशन ऑफ द टावर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशंस वो भी कोलैप्स हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी हमारे एक सिविलियन इफेक्ट उसका होता है। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर देखा जाए कि क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा, सो वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शंस हाल्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मतलब बहुत सारी एक आर्थिक जो गतिविधियाँ हैं वो रुक जाती हैं, जिसमें फार्मिंग हो गया आपका, फिर आपका ट्रेडिंग हो गया, एंड उसके अलावा जो बिज़नेस है वो ठप हो जाते हैं जब भी अर्थक्वेक होता है। क्योंकि ये जो है ना उस समय बहुत सारे चीज़ों में लीड नहीं कर पाते हैं और बहुत सारी सिविल अनरेस्ट की जो स्थितियां हैं यानी सिचुएशंस है वो क्रिएट हो जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बन जाती है यहाँ पे हमारे लिए। और फिर उसके बाद में और क्या इम्पैक्ट होगा इसका? मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग। अब यहाँ पे हम लोग साइंटिफिक टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं इसके इफेक्ट से रिलेटेड। सिज्मोलॉजिस्ट यूटिलाइज प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स एंड सर्वे टेक्निक्स सच एज लेजर रेंज फाइंडर्स टू ट्रैक वोल्केनिक एंड अर्थक्वेक डिस्टर्बेंसेस। यहाँ पे ये भी होता है। फिर होता है साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल इम्पैक्ट। अब साइकोलॉजिकल और फिजिकल इम्पैक्ट भी आपके अर्थक्वेक की वजह से होता है। पहला होता है साइकोलॉजिकली, अगर देखें तो पैनिक, लोगों में दहशत भर जाता है, लोग डर जाते हैं क्योंकि सडन सैकिंग ऑफ द ग्राउंड हुआ, अरे एकदम, तो वहीं पे हार्ट अटैक, बस टपक गए सब, तो नीचे नहीं जाते वो ऊपर ही चले जाते हैं। सो द वाइब्रेटरी वेव्स ऑफ एन अर्थक्वेक ट्रिगर इंटेंस पैनिक इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स, often leading to more damage than the tremors themselves। तो लोगों को दहशत में डरा के रख देती है। ये बहुत बड़ा एक इफेक्ट है इसका अर्थक्वेक का, ये हमें समझना चाहिए। स्ट्रक्चरल डैमेज भी होता है, जैसे बिल्डिंग बनी हुई है तो वो टूट सकती है, ये स्ट्रक्चरल डैमेज में आते हैं। अर्थक्वेक्स कॉज द कोलैप्स ऑफ द बिल्डिंग्स, वॉल्स और वाटर टैंक्स एज वेल एज सम सिग्निफिकेंट जो भी बने हुए वहाँ के क्रैक्स हैं उनकी वजह से ये भी डैमेज हो जाते हैं ग्राउंड में। तो ये क्रैक्स की वजह से रोड, ब्रिजेस ये भी आपके अफेक्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ जो डैम्स बने हैं वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं। ये हमें अब तक समझना चाहिए बच्चों। तो ये अर्थक्वेक के बारे में है। नाउ वल्नरेबिलिटी टू अर्थक्वेक, कहाँ कहाँ पे वल्नरेबल एरिया है, कहाँ कहाँ पे यह संभावना है, सो वो हम लोग देख लेते हैं। सो हाई रिस्क जोन एंड सेटलमेंट्स। So, geological fault lines are well marked on global maps and identify areas most vulnerable to earthquakes, landslides, floods caused by the breached dams
और रिवर बैंक्स। यहाँ पे ग्लोबली जो हमारा ग्लोबल मैप है उस पे ऐसी लाइन की हुई है कि भाई यहाँ पे कुछ हमारे अर्थक्वेक प्रोन जोन है, मतलब कि यहाँ पे भूकंप आने की संभावना है। तो ये हमारी कुछ ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है हमारे पास में, ऐसी डेवलप्ड हो चुकी है जिन्होंने ये संभावनाएं यहाँ पे कर दी है कि वो इन एरियाज़ को लोकेट कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए कि यहाँ पे अर्थक्वेक हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है, फ्लड वाला एरिया। हम हमारे उत्तराखंड में, हमारे हिमाचल प्रदेश में जहाँ पे हम लैंडस्लाइड की घटनाओं को देखते हैं बार बार, तो हमने क्या कर दिया, हमारी टेक्नोलॉजी से हमने वो एरिया घोषित ऐसा कर दिया कि यहाँ पे ये एरिया है जहाँ लैंडस्लाइड होता है। और माउंटेनियस जो एरिया है तो वहाँ पे भी हमने लैंडस्लाइड वाला जो एरिया है तो वो हमने घोषित कर दिया। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि लोगों को हम बचा सकें, है ना। एंड द लेवल ऑफ द रिस्क depends heavily on the density of human settlements and the specific geology of the area. ओके जो ज़्यादातर जियोलॉजिक वाले एरिया में ये डिपेंड करता है। vulnerability is higher in regions with disintegrated rocks, sedimentary strata or alluvial or wind blown soils. Research by the US Geologist Survey indicates that earthquake waves can shake sections of the earth's crust up to 2000 meters thick। मतलब ये भी हमारे अब टेक्नोलॉजी है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने ये भी कहा है कि भाई 2000 मीटर तक जो है ना अर्थ का क्रस्ट है ना, वहाँ तक वो अर्थक्वेक हिला सकता है। इतना मतलब अर्थक्वेक में पावर होता है। और जो एरियाज़ में ज़्यादातर डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स होती है या सेडिमेंट्री वाला डिपोजिशन होता है या एलुवियल वाला या फिर एलुवियल वाला जो एरिया है वहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमने एरिया का क्या कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया, क्योंकि ये हम रोक तो नहीं सकते बट हम उन्हें बचा तो सकते हैं लोगों को। स्ट्रक्चरल एंड जियोलॉजिकल रिस्क को हमने कैसे मैनेज किया, तो लेट्स टॉक अबाउट दैम। द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक्स इम्पैक्ट इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लोकल जियोलॉजी एंड द स्टीपनेस ऑफ द टेरेन्स स्लॉफ। टेरेन का जो स्लॉफ है उसकी वजह से और लोकल जियोलॉजी से ही ये इन्फ्लुएंस होता है अर्थक्वेक का इम्पैक्ट, कि अर्थक्वेक का जो इम्पैक्ट है वो किस तरह कर रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ में लूजली बिल्ट स्ट्रक्चर जो एकदम ऐसा बना हुआ है घर या वुडन जो फिक्सचर्स होते हैं या हैवी मेंटल्स होते हैं या रूफ्स होते हैं, ऑफन लैक द स्ट्रेंथ टू विदस्टैंड शॉक्स इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ कोलैप्स। अब जहाँ पे ये जो आपके घर है स्ट्रक्चर्स है, ये कैसे कैसे अगर आपके इस तरह के हैं, मान लो कि यहाँ साफ साफ आप देख सकते हो लूजली बिल्ट स्ट्रक्चर है जो लूजली बना हुआ है घर किसी का, या वुडन फिक्सचर्स है या हैवी मेंटल्स या रूप से बना हुआ है, ये जो है ना इनमें वो ताकत जो है ना ताकत वो नहीं रह पाती है कि वो अर्थक्वेक के जो भी उसका इम्पैक्ट है, उसका जो इंटेंसिटी है वो उसको सहन कर पाए, तो वो धराशायी हो जाते हैं थोड़े से ही अर्थक्वेक के झटके से। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि घर कैसे बनाना चाहिए। इसलिए साइंटिस्ट प्रोग्रेस एंड वार्निंग ने डेवलप किए हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि स्पेस प्रॉब्स सच एज दोज टू सैटर्न एंड मार्स इन 2004 हैव प्रोवाइडेड साइंटिस्ट विद द न्यू इंसाइट दैट may lead to more accurate determinations of the earthquake locations and the timing। ये हमने हमारे साइंटिफिकली किया है ताकि हमें ये पता चल सके कि भाई अर्थक्वेक से ज़्यादा नुकसान ना हो। इन द नियर फ्यूचर रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स में इंक्लूड अर्थक्वेक अलर्ट अलोंगसाइड स्टैंडर्ड वेदर रिपोर्ट्स। ये भी आपके देखते हैं हम लोग। तो ये हमारे अर्थक्वेक से रिलेटेड है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अर्थक्वेक मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। क्या इसको कम करने के लिए रणनीति बनाई जा सकती हैं। स्ट्रक्चरल मिटिगेशन की अगर बात करें सो इंजीनियर्ड डिज़ाइन पहला है। बिल्डिंग्स को सबसे ज़्यादा स्पेशली ऐसे डिज़ाइन की जानी चाहिए, इस तरह से बनाई जानी चाहिए कि वो उसका जो ग्राउंड है उसके सेकिंग से वो सहन कर पाए और धराशायी तुरंत ना हो पाए। सॉइल एनालिसिस करनी चाहिए। बिल्डर्स मस्ट एनालाइज द सॉइल टाइप्स बिफोर द कंस्ट्रक्शंस and they should avoid building on the soft soil which is highly prone to damage even during the weak
अर्थक्वेक, चाहे वो वीक हमारा अर्थक्वेक हो, चाहे वो हैवी हो, चाहे बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हो, जो भी बिल्डर होता है ना, उन्हें लैंड का, सॉइल का एनालिसिस कर लेना चाहिए कि भाई यहाँ घर बनाया जा सकता है, लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से अर्थक्वेक प्रॉन जोन तो नहीं है, उस हिसाब से उनको बनाना चाहिए, ताकि क्या होगा, अर्थक्वेक से ज़्यादा उन लोगों को इम्पैक्ट ना पड़ेगा। हाई रिस्क टेरेंस, एलुवियल प्लेन्स जैसे कि गंगा वाला एरिया है एंड रिवर बैंक्स वाला एरिया आर स्पेशली वल्नरेबल टू हैवी डैमेज ड्यू टू देयर सॉफ्ट ग्राउंड कंपोजिशन। प्रोफेशनल कोलैबोरेशन, architectural and engineering expertise should be combined to improve overall construction standards and building the designs। ये भी हमें याद रखना चाहिए। और अब हम लोग और थोड़ा देख लेते हैं नॉन स्ट्रक्चरल में क्या होगा। नॉन स्ट्रक्चरल में अगर हम बात करें, ये तो था स्ट्रक्चरल, अब नॉन स्ट्रक्चरल में पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को जनरेट करना चाहिए। साइंटिफिक डेटा रिगार्डिंग द पोटेंशियल अर्थक्वेक टाइमिंग and the intensity should be broadcast via radio, television and the newspapers। मतलब इनके थ्रू उनको पहुंचाना चाहिए, लोग अलर्ट हो सकें। एजुकेशन इंसेंटिव्स क्या होते हैं? The public should be educated on the causes of the earthquakes and its consequences, how waves are recorded and the essential do's and don'ts। मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बिफोर एंड आफ्टर द अर्थक्वेक का जो इवेंट हुआ, लोगों को ये शिक्षा भी देनी चाहिए। रिस्क अवेयरनेस, ये स्ट्रेटजीज है कि कैसे हम लोग अर्थक्वेक को कम कर सकते हैं। रिस्क अवेयरनेस सिस्टम हमें करना चाहिए। कम्युनिटीज़ नीड टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द स्पेसिफिक जियोलॉजिकल रिस्क एसोसिएट विद देयर लोकल एरिया। पर्सनल लोगों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। रिलीफ वर्कर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स लाइक इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स, मैशंस, they must be sensitized to earthquake risk and safety protocols। ये अब तक हमें समझना चाहिए। नाउ दूसरा है हमारा जो डिजास्टर है वो लैंडस्लाइड में आता है। लैंडस्लाइड का एरिया आप यहाँ देख सकते हो। लैंडस्लाइड जो है सडन डाउनवर्ड मूवमेंट होता है रॉक का, अर्थ का या डेब्रिस का अलोंग द माउंटेन स्लोप, माउंटेन के स्लोप से या रिवर बैंक के साइड में, ड्राइवन बाय देयर ऑन वेट, अपने ही वजन के साथ में नीचे आ जाता है वो। दीज इवेंट्स आर प्राइमरली एसोसिएट विद द माउंटेन टेरेंस बट आल्सो अकर इन एरियाज अंडरगोइंग सरफेस और अंडरग्राउंड एक्सक्वेशन फॉर हाईवेज, बिल्डिंग्स, माइंस और रेलवेज। तो आपने क्या समझा, यहाँ लैंडस्लाइड जो है वो एक सडन डाउनवर्ड होता है रॉक का, अर्थ का या डेब्रिस का, जो भी मतलब कंकड़ पत्थर है उनका नीचे आ जाना। कहाँ से? माउंटेन स्लोप से या रिवर बैंक की साइड से, ठीक है, वो रोड पे आ जाते हैं। इसकी वजह से है ना, मतलब ये माउंटेन वाला टेरेन है या फिर उसका साइड वाला जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है। ज़्यादातर ये जो भी एक्सकेवेशन का काम होता है, माइनिंग का या फिर खुदाई उदाई का काम हो, चाहे हाईवे के लिए, बिल्डिंग के लिए, माइनिंग के लिए, रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वहाँ पर ये आपको लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। इन इंडिया अगर स्पेशली बात किया जाए, सो लैंडस्लाइड्स आर अ मेजर natural disaster in the Himalayas, Western Ghats and northeastern Purvachal mountain or mountainous region। Landslides are also witnessed in floodplains during the floods, where they frequently damage villages, crops, houses located near river banks। अब यहाँ इंडिया में अगर बात करें ना, तो कहाँ कहाँ पे भी आपको लैंडस्लाइड दिखेगा, मतलब जनरली हिमालय वाला एरिया में, वेस्टर्न घाट वाले एरिया में और नॉर्थ ईस्टर्न पूर्वांचल वाला जो हमारा माउंटेनिस एरिया है अरुणाचल प्रदेश के आसपास, वहाँ आपको ये देखने को मिलेगा लैंडस्लाइड, ठीक है। और जहाँ हमारे ये जो रिवर वाला एरिया है, फ्लड प्लेन वाला एरिया है, जो लैंडफॉर्म है हमारा एक, हमने इसके बारे में पढ़ा ना अभी, तो वहाँ पे जब भी फ्लड आता है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गाँवों को, उनके फसलों को, उनके घरों को तबाह कर देता है। तो ये अब तक हमें समझना चाहिए लैंडस्लाइड के बारे में। सो इसका इम्पैक्ट और डैमेज क्या होता है, तो लैंडस्लाइड की वजह से पेरेनियल डैमेज होता है टू द ह्यूमन लाइफ को, प्रॉपर्टी को, और साथ साथ में हमारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में क्रॉप्स को भी, है ना। दे सिवियरली डिस्टर्ब हमारे ट्रांसपोर्टेशन को ख़राब करते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क को तोड़ते हैं, एंड कभी कभी तो ये लॉन्ग ट्रैफिक जाम का भी हवाला बन जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट है हमारे यहाँ पे। एंड अब हम कॉजेज एंड वार्निंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ट्रिगरिंग फैक्टर्स इंक्लूड
heavy rains in hilly areas, heavy snowfall and earthquakes, floods and volcanic activity. ये यहाँ पे ट्रिगरिंग हमारे यहाँ पे फैक्टर्स है जब भी लैंडस्लाइड के मतलब लैंडस्लाइड होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा इसके पीछे कारण बनते हैं. कौन कौन? हैवी रेन हुआ तब आपकी लैंडस्लाइड होने की संभावना बढ़ जाती है. हैवी स्नोफॉल हुआ या अर्थक्वेक हुआ या फ्लड हुआ या वोल्केनिक एक्टिविटीज़ अगर हुई, ये ट्रिगर कर देता है हमारे लैंडस्लाइड को. इसी वजह से होता है मोस्ट लैंडस्लाइड्स दे अकर विदाउट प्रायर नोटिस वार्निंग, although some develop gradual enough to be noticed in advance. कभी कभी पता चल जाता है लेकिन कभी कभी बिल्कुल ही पता नहीं चलता है. So there are currently no clearly established warning system for this landslide, making their prediction difficulties for all of us. अभी तक इसका प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं हम लोग, ऐसे हमारे पास में है. अब मिटिगेशन की क्या स्ट्रेटजीज है? स्ट्रक्चरल मिटिगेशन में हम लोग बात कर लेते हैं पहले कि लैंडस्लाइड कैसे हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं. ड्रेनेज करेक्शन सबसे पहला है. वाटर इनफिल्ट्रेशन इज अ प्राइमरी कॉज ऑफ द लैंडस्लाइड. मेंटेनिंग नेचुरल ड्रेनेज चैनल्स प्रिवेंट्स वाटर लॉगिंग एंड अलाउज एक्सेस वाटर टू रन ऑफ सेफली. एक पहला काम ये करना पड़ेगा हमें. दूसरा है इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर, यानी जो बिल्डिंग मकान बनाने में इंजीनियरिंग जो होती है, that should be features strong foundations designed to withstand ground movement, while underground pipes and cables should be fitted flexibly to resist landslide forces. मतलब कि इंजीनियरिंग वाला काम भी हमें ऐसा करवाना पड़ेगा जब भी हमारे पाइपलाइन का काम हो या फिर केबल्स कनेक्शन अंदर डालना हो, तो इस तरह से इंजीनियरिंग होनी चाहिए. मतलब वो काम ऐसा होना चाहिए कि मतलब लैंडस्लाइड जब भी हो तो उनको कोई डैमेज ना पहुंचे. ये एक स्ट्रक्चरल हमारा ये क्या है, मिटिगेशन है, ठीक है ना. इसके अलावा स्ट्रक्चरल में हम लोग बात करेंगे रिटेनिंग वॉल्स के बारे में. कंस्ट्रक्टिंग वॉल्स अलोंग द स्लॉप हेल्प विदस्टैंड जियोलॉजिकल फोर्सेस एंड स्टॉप्स लैंड फ्रॉम स्लिपिंग. दीज आर कॉमनली सीन एट हिल स्टेशन लाइक यू कैन सी इन शिमला. ये जो आपको सामने पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, तो इससे क्या होता है कि भाई लैंडस्लाइड रुक जाता है थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट. वेजिटेशन कवर भी आपका एक स्ट्रक्चरल मिटिगेशन हमारा स्ट्रेटेजी है. इंक्रीजिंग ग्रीनरी थ्रू एफोरेस्टेशन, रेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू बाइंड सॉइल लेयर्स, प्रिवेंट इरोजन एंड रिड्यूस वाटर इनफिल्ट्रेशन. ये भी हमें करना चाहिए. और अर्थक्वेक रिलेटेड हैजर्ड्स एंड मिटिगेशंस की अगर बात करें तो सेकेंडरी हैजर्ड्स अर्थक्वेक मिटिगेशन मस्ट एड्रेस एसोसिएटेड रिस्क सच एज लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, फायर, डिजीज, सुनामी विच कैन ट्रिगर साइक्लोन्स एंड स्टॉर्म्स. सर्विस रेस्टोरेशन का भी काम करना चाहिए. Critical lifelines including hospitals, road, electricity, water supply must be restored immediately after the disaster. ये जब भी ऐसा हो तो हमें तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई कर देनी चाहिए. बायलॉज एंड जोनिंग करना चाहिए, अलग अलग जोन बना देना चाहिए. डेवलपर्स मस्ट फॉलो द अर्थक्वेक प्रॉन जोन मैप एंड बिल्डिंग्स कोड्स established by the Bureau of Indian Standards and Indian Meteorological Department. जो भी हमारे डेवलपर है इनको इनके यूज़ करना चाहिए ताकि लोगों को मिटिगेशन से रिलेटेड स्ट्रेटजीज फॉलो करने का एक चांस मिल सके. अब नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशंस के क्या हमारे इनिशिएटिव्स है. पहला है नॉन स्ट्रक्चरल में पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को पता होना चाहिए ये लैंडस्लाइड की वार्निंग के बारे में सिग्नल्स के थ्रू. रिस्क रिडक्शन भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए. तो ये भी एक नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन स्ट्रेटजी है. दूसरा हैजर्ड मैपिंग का है ना, हमें हाई रिस्क एरिया को आइडेंटिफाई करवाना चाहिए और जो भी लैंडस्लाइड में हैजर्ड्स हो रहे हैं वहाँ उनको मिनिमाइज कराने के लिए प्रोसेस करना चाहिए, है ना. जो थर्ड है लैंड यूज प्रैक्टिसेस. दिस इन्वॉल्व विगरसली फॉलोइंग जोनिंग रूल्स एंड अवॉइडिंग द कंस्ट्रक्शंस इन हाई रिस्क जोन सच एज स्टीप स्लॉप्स और एरियाज आइडेंटिफाइड ऑन द अर्थक्वेक इंटेंसिटी मैप्स. इन एरिया पे इस तरह से हम लोग लैंडस्लाइड को रोक सकते हैं.
अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है एवलेंचेज। अब एवलेंचेज क्या होता है, ये जो आपको बर्फ़ का धुआं जो दिखाई दे रहा है ये एवलेंचेज है, इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एन एवलेंचेज इज अ सडन रैपिड डिसेंट ऑफ द स्नो, आइस और रॉक डाउन अ माउंटेन स्लोप, रिप्रेजेंटिंग अ मेजर हैजर्ड in heavy snowfall areas, triggered naturally or by some time human activities like skidding or constructions. They pose severe threats to life, infrastructure and transportations. Understanding their causes is very vital for protecting property and ensuring safety in mountainous environments. एवलेंचेज के बारे में इसलिए हमें पढ़ लेना चाहिए। कॉजेज़ और मिटिगेशन, यहाँ क्या कारण होता है कि एवलेंचेज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो पहले कॉजेज़ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, फिर मिटिगेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो पहला है जो इसका वजह है वो है हैवी रेनफॉल। तो हैवी रेनफॉल की वजह से किस तरह से हमारे एवलेंचेज होते हैं। रैपिड एक्यूमुलेशन ऑफ फ्रेश स्नो इंक्रीजेज द वेट ऑन एग्जिस्टिंग लेयर्स एंड दैट्स वाई लीडिंग टू इंस्टेबिलिटी। अब यहाँ पे जो भी पहले से लेयर बनी हुई है हमारे आइस शीट की, उसकी वजह से नया जो फ्रेश स्नो आ जाता है तो वो एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब वहाँ उसका और डिपोजिशन हो जाता है, तो उस वजह से क्या है दोनों में मतलब इस तरह से आप देख सकते हो नज़ारा बन जाता है। तो हेवी रेनफॉल भी एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है। फिर दूसरा वजह है वीक स्नो लेयर्स। इफ़ अ फ्रेजिल लेयर फॉर्म बीनीथ अ हेवियर वन, इट कैन कोलैप्स एंड ट्रिगर अ स्लाइड। अगर मान लो कि एक हेवियर जो हमारे लेयर है इस स्नो की, तो उसके नीचे अगर कोई भी मान लो फ्रेजिल लेयर का फॉर्मेशन होता है ना, तो वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है, टूट जाती है, और जिसकी वजह से वहाँ पर स्लाइड भी हो सकता है। ये भी एक कारण है। जो तीसरा वजह है वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर चेंजेस, रैपिड वार्मिंग melts snow and weakens its bonds, while sudden cooling creates fragile internal layers. टेम्परेचर तापमान की जो बढ़ोतरी है उसकी वजह से जो है ना हमारी जो बर्फ़ है वो पिघल जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये हमारे एवलेंचेस देखने को मिलते हैं हमें। और फिर नेक्स्ट जो वजह है स्टीप स्लॉप, यानी बहुत सारी ढलानें भी एक कारण बनती है। ग्रेविटी मोस्ट इजीली पुल्स स्नो डाउन स्लॉप्स एंजल्ड बिटवीन 30 to 40 डिग्रीज। यहाँ पे अभी आपको देखने को मिलता है इन लेटीट्यूड्स के बीच में, है ना। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आल्सो कॉज बन जाती है। डिस्टर्बेंस फ्रॉम द स्कायर्स, माउंटेनियर्स, व्हीकल्स और कंस्ट्रक्शंस कैन आल्सो ट्रिगर अ कोलैप्स। एंड फिर आता है अर्थक्वेक और वाइब्रेशन, इनकी वजह से भी अवलेंचेस बनते हैं। नेचुरल टेक्टोनिक मूवमेंट्स और लाउड साउंड्स कैन इनिशिएट स्लाइड्स इन अनस्टेबल कंडीशंस। तो ये वजह है बच्चों एवलेंचेस की वजह से ये आपके प्रॉब्लम हो सकता है। अब मिटिगेशन की क्या है, मतलब कि किस तरह से इसको कम किया जा सकता है, राहत दी जा सकती है। तो पहला है माउंटेनिंग एंड वार्निंग सिस्टम। इसकी वजह से हम लोग इसको मिटिगेट कर सकते हैं यूजिंग वेदर फॉरकास्टिंग एंड स्नो ऑब्जर्वेशन टू प्रोवाइड एडवांस्ड वार्निंग। पहले से वार्निंग हमें मिल जाए, ये पहला तरीका है मिटिगेशन का, तो इसके लिए हमें मॉनिटरिंग और वार्निंग सिस्टम सेट करने चाहिए। दूसरा है कंट्रोल्ड एवलेंचेस, यानी कि एवलेंचेस को कंट्रोल करने का तरीका, यूजिंग एक्सप्लोजिव टू डेलिबरेटली ट्रिगर्ड स्मॉल स्लाइड्स, प्रिवेंटिंग द बिल्डअप ऑफ मैसिव डेंजरस स्नोपैक्स। इन चीज़ों से करने से भी हम लोग एवलेंचेस को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर जो थर्ड है प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स, मतलब कि ऐसे स्ट्रक्चर बनाने चाहिए, बिल्डिंग वगैरह ऐसी बनानी चाहिए कि हमारे एवलेंचेस को उनकी वजह से अफेक्ट ना हो। बिल्डिंग स्नो फेंचेस, स्नो का फेंचेस बनाना चाहिए। रिटेनिंग वॉल्स, एवलेंचेस बैरियर्स एंड डाइवर्जन डैम्स टू सील्ड द सेटलमेंट्स एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो आपको नज़ारा दिखा रहे हैं यही हमारा प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर का है। इस तरह का नज़ारा आपके एवलेंचेस को बचा सकता है। लैंड यूज प्लानिंग भी हमें करनी चाहिए। रेस्ट्रिक्टिंग कंस्ट्रक्शन इन हाई रिस्क जोन टू मिनिमाइज ह्यूमन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लोजर्स। ये जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती है उनके ऊपर रोकथाम करने से भी हमारे मिटिगेशंस हो सकते हैं। और भी हमारे यहाँ पे है जैसे कि एफोरेस्टेशन करने से, सो प्लांटेशन ट्रीज
ऑन द माउंटेन स्लॉप, जहाँ माउंटेन स्लॉप है जो आपको ये नज़ारा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ऐसा करने से क्या होगा, इट विल स्टेबलाइज स्नो एंड रिड्यूस लाइकलीहुड ऑफ द एवलेंचेस। जो आपको ये नज़ारा दिखाई दे रहा है ना बच्चों, तो पेड़ पौधे लगाने की वजह से हम एवलेंचेस को रोक सकते हैं, तो ये भी एक तरीका है। फिर नेक्स्ट जो तरीका है, पब्लिक अवेयरनेस एंड द ट्रेनिंग। पर्सनल ट्रेनिंग लोगों को दी जानी चाहिए। एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है, मैं आपको यही समझाया जा रहा हूँ। एजुकेटिंग पीपल अबाउट द एवलेंचेस रिस्क, सेफ्टी मेजरमेंट्स और मेजर्स, रेस्क्यू टेक्निक्स सच एज कैरिंग एवलेंच बीकॉन्स एंड प्रॉब्स, ये भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं सर्वाइवल ऑफ देयर चांसेस, है ना। तो ये तरीके हैं हमारे इससे बचने के लिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड, ग्लॉफ, इसके बारे में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना। ये नज़ारा इसी का है, ग्लेशियल लेक का। ग्लेशियल लेक मतलब जो ग्लेशियर से लेक बनती है, और आउटब्रस्ट फ्लड, फ्लड्स की जो आउटब्रस्ट है, ये ग्लॉफ पूरा इसका नाम है। इनके बारे में हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। अ ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड ग्लॉफ इज द सडन एंड मैसिव रिलीज of water from a glacial lake. These lakes form as melting glaciers accumulate water behind natural dams composed of ice or loose rock debris known as moraines. अब यहाँ पे जो ग्लॉफ होता है ना, वो एक सडन यानी अचानक या बहुत बड़ा वाटर का रिलीज होता है। ये मतलब एक तरह से फ्लड जैसा होता है ना। ये ग्लेशियल की वजह से होता है, इसीलिए ये ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड होता है। अब जैसे नदी में से तूफान आता है ना बच्चों, नदी में से, तो वो बाढ़ हो जाती है, क्योंकि भाई नदी ओवरफ्लो हो गई तो बाढ़ होगी, और उसकी वजह से फ्लड प्लेन बन गया। अब यहाँ ग्लेशियल लेक से अगर वो फुल हो जाती है, तो जो हमारी आपदा होती है, नेचुरल जो डिजास्टर बनता है, उसको बोलते हैं ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड यानी ग्लॉफ। ये ग्लेशियल लेक में बनता है, ये ध्यान रखना है। ये जो है वो कब बनता है, जब भी ग्लेशियर हमारे मेल्टिंग हो जाते हैं, मतलब कि पिघल जाते हैं, तो पिघलने की वजह से जो उसका पानी है वो दूसरे नेचुरल डैम में मिल जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे डेब्रिस हो चाहे हमारे आइस हो, वो सब उसमें शामिल हो जाते हैं। उनकी वजह से वहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है, जो आप यहाँ देख सकते हो। तो ये एक तरह से विनाशकारी आपदा है ये भी। सो ग्लोब्स आर हाईली dangerous hazards in the mountainous regions like the Himalayas and the Andes, ये हमारे अमेरिका के साइड में। When a dam fails, enormous volumes of water rush downstream at high speeds, leading to catastrophic flooding, infrastructure restrictions, loss of the life, environmental damage. Rising global temperatures have accelerated glacial melt, increasing the risk of these events worldwide. अब इस पैराग्राफ में हम लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई ये जो है ग्लॉफ, ये बहुत ही डेंजरस होते हैं। ये ज़्यादातर माउंटेनियस एरिया में, जो पर्वत वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे होते हैं, जैसे कि हिमालय हो, हमारा एंडीज़ पर्वतमाला है, वहाँ पे ये देखने को मिलता है। जब भी डैम जो है ना वो फेल हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो पानी है वो डाउन स्ट्रीम में चला जाता है एक तरह से। उस वजह से वहाँ पे फ्लडिंग हो जाती है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, लोगों की लाइफ, प्रॉपर्टी, एनवायरमेंटल डैमेज, ये बढ़ जाता है चांसेस इसका। और टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, ये इसका एक वजह है, जिसकी वजह से ग्लेशियल मेल्ट हो रहे हैं। हमें टेम्परेचर को बढ़ते हुए रोकना चाहिए, क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। अब इसकी वजह क्या है ग्लोब का, और क्या तरीके हैं कि हम लोग इससे बच सकते हैं। तो पहले कोजेज यानी वजह देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहली वजह है ग्लेशियल मेल्टिंग, यानी कि ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो जाते हैं। क्लाइमेट चेंज कॉजेज रैपिड मेल्टिंग विच इंक्रीज वाटर वॉल्यूम एंड द प्रेशर अगेंस्ट द नेचुरल डैम्स, ये वजह है बहुत बड़ा। दूसरा वजह है अनस्टेबल मोरेन डैम्स, यानी कि नेचुरल डैम जो प्राकृतिक जो हमारी बांध बने हुए हैं मेड ऑफ लूज रॉक एंड डेब्रिस की वजह से जो मोरेन्स होते हैं आर ऑफन स्ट्रक्चरली वीक, और वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, और उसकी वजह से वो कोलेप्स हो जाते हैं। टूटे हुए झरझर जैसी जो लेक्स है, झरझर मतलब एक तरह से ओल्ड, और उसका स्ट्रक्चर बहुत पुराना हो गया है, टूटने जैसा है, तो वैसे ही होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा एक कारण बन जाता है। इसकी वजह से हमारे यहाँ पे ग्लोब बन जाता है, ठीक है ना, ये हमें समझना चाहिए। और एवलेंचेस एंड लैंडस्लाइड भी इसका वजह है। आइस और रॉक फॉलिंग इनटू लेक जनरेट मैसिव वेव्स दैट कैन
ओवरटॉप और ब्रिज द डैम, डैम को ओवरटॉप कर सकते हैं। ये इसके पीछे मैंने हर एक कंटेंट पे विजुअल्स डाले हैं ताकि अगर आप कुछ नहीं समझ पाओ तो वो विजुअल्स देख पाओगे, है ना। अर्थक्वेक भी एक बहुत बड़ा इसका वजह है हमारे ग्लोफ का। सिस्मिक एक्टिविटी कैन क्रैक और वीकन द डैम्स स्ट्रक्चर ट्रिगरिंग अ सडन रिलीज ऑफ वाटर। एंड फिर नेक्स्ट वजह है हैवी रेनफॉल, ज़्यादा जो बारिश है, अतिवृष्टि, ये भी एक वजह बन जाती है। इंटेंस रेन और रैपिड स्नो मेल्ट कैन रेज वाटर लेवल्स बियॉन्ड द डैम्स होल्डिंग कैपेसिटी। उसकी वजह से जो जितनी इसकी कैपेसिटी है भाई, 1 लीटर का मान लो डैम है, उसमें और पानी डाल दोगे तो 2 लीटर हो जाएगा। 1 लीटर और डाल दिया तो बढ़ गया। अब बढ़ गया तो उसकी कैपेसिटी तो 1 लीटर है, अब वो बढ़ गया तो वो गिरेगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे यही समझाया जा रहा है। तो ये वजह है कुल मिला के इनकी, ठीक है ना। अब हम मिटिगेशन की बात कर लेते हैं, वो इन वजहों को साइड में रख के कि भाई कैसे मिटिगेट कर सके, कर्ब कर सके, कम कर सके। सॉल्यूशन क्या है? मिटिगेशन यानी सॉल्यूशन। सो मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट, पहला है हमें मॉनिटरिंग करनी चाहिए, असेसमेंट करना चाहिए यूजिंग सैटेलाइट इमेजरी एंड रिमोट सेंसिंग टू ट्रैक वाटर लेवल्स एंड आइडेंटिफाई हाई रिस्क लेक्स। वहाँ पे हमें पता लगाना चाहिए। पहली हमारी ये मिटिगेशन की स्ट्रेटेजी है। दूसरी है अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना, इंस्टॉलिंग डाउनस्ट्रीम सेंसर्स एंड अलार्म्स टू प्रोवाइड कम्युनिटीज विद एडवांस नोटिस ऑफ ए डिस्चार्ज, है ना। ये भी हमें करना चाहिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम भी सेटअप करना चाहिए। फिर है कंट्रोल्ड ड्रेनेज, ड्रेनेज को कंट्रोल करना चाहिए यूटिलाइजिंग इंजीनियरिंग टूल्स लाइक सिफॉन्स, टनल्स और चैनल्स टू सेटिस्फाई लोअर वाटर लेवल्स। दीज आर द स्ट्रेटजीज ताकि हम लोग इसको कम कर सकें। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो है डस्ट स्टॉर्म्स। इसके बारे में हम लोग देखेंगे और क्या तरीके हैं कि डस्ट स्टॉर्म से बचा जा सकता है। देखो जैसे ये शुरू होता है तो डस्ट आपके सामने आ रही है, कुछ धुआं दिखाई दे रहा है ना, ये तो डस्ट स्टॉर्म के बारे में है। हर एक इमेज के साथ में मैंने आपके लिए वो भी इमेज भी किया है, विजुअल्स, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कुछ बच्चों ने मुझे ये बोला था कि सर ये जो चीज़ें हैं ये करने से आपको और हमें दोनों को फ़ायदा होगा। तो आपके फ़ायदे के लिए पहली मेरी प्राथमिकता है, हम लोग टॉपिक पे आते हैं डस्ट स्टॉर्म के बारे में। इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। डस्ट स्टॉर्म क्या होता है? तो डस्ट स्टॉर्म का आप सीधा सा बात देख सकते हो कि दे आर सीवर एनवायरमेंटल डिजास्टर अकरिंग व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स लिफ्ट सैंड and dust from the dry bare soil into the atmosphere। मतलब कि ये जो नज़ारा आप जो देख रहे हो ना, पहले ही यही हमारा डस्ट स्टॉर्म है, यानी कि एक तरह से चक्रवात आप बोल सकते हो, आंधी तूफान बोल सकते हो। ये उठता है और साथ साथ में अपने साथ में जो भी डस्ट होती है, सैंड होती है, उनको लेके चला जाता है, ठीक है ना। एक तरह से चक्रवात होता है ये। दीज इवेंट्स प्राइमरली अफेक्ट अराइड and semi-arid areas, significantly reducing visibility and impacting human health and infrastructures। ज़्यादातर इसकी वजह से ये जो है ना प्राइमरीली कहाँ कहाँ पे मतलब अफेक्ट होता है, तो एक तो अराइड एरिया, अराइड एरिया मतलब जो जहाँ पे सूखा है, मतलब कि जहाँ पे बारिश कम होती है, लो वेजिटेशन है वहाँ पे, और जहाँ पे थोड़ी बहुत वेजिटेशन है, मतलब जहाँ पे जंगल है वहाँ पे तो ये होगा नहीं। तो जंगल के यानी फॉरेस्ट के अगेंस्ट में जो एरिया होता है, लैंड होता है, वो अराइड एरिया होता है, यानी जो सूखा वाला एरिया है और जो अर्ध सूखा वाला एरिया है, उन एरिया में ये ज़्यादा रहता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, डस्ट स्टॉर्म की वजह से वहाँ की विजिबिलिटी कम हो जाती है, मतलब अंधेरा छा जाता है, कोहराम छा जाता है, जिसकी वजह से लोगों के लाइफ और हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी तबाह हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं। तो इसकी पीछे वजह क्या है भाई? तो इसकी वजह है नेचुरल फैक्टर्स, यानी प्राकृतिक कारण। पहला है प्रोलॉन्ग्ड ड्राउट और हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स क्रिएट लूज सॉइल कंडीशंस। दूसरा है स्पार्स वेजिटेशन इन डेजर्ट एरियाज, अ लेक ऑफ प्लांट कवर लीव्स सॉइल एक्सपोज्ड टू विंड इरोजन। दो वजह आपके सामने दिखाई दे रही है। पहली है नेचुरल। नेचुरल में क्या देखोगे कि बहुत लंबे टाइम से जहाँ पे भी सूखा पड़ा हुआ है, तापमान बहुत बढ़ा हुआ है, हवाएं बहुत ज़्यादा वहाँ पे चल रही है, तो वहाँ पे सॉइल कवर नहीं हो पा रहा है, तो डस्ट स्टॉर्म की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरा है बहुत ही कम वेजिटेशन, लो वेजिटेशन, स्पार्स यानी वेरी लो,
तो वेरी लो वेजिटेशन वहाँ है जहाँ डेजर्ट वाला एरिया है, तो इस वजह से वहाँ पे प्लांट नहीं है, तो उस वजह से सॉइल का एक्सपोजिशन हो जाता है हमारे विंड इरोजन के साथ में, तो ये डस्ट स्टॉर्म बन जाते हैं। ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स, अब इंसान भी इसमें गतिविधियों में शामिल होता है। क्या करता है वो? डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना, ओवर ग्रेजिंग करवाना अपने जानवरों से, पुअर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को अडोप्ट करना, है ना, एंड अर्बनाइजेशन, यानी कि जो सिटी लाइफ हमने पढ़ा, तो ये सब इंक्रीज होने की वजह से सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से डेजर्टिफिकेशंस की संभावना बढ़ जाती है। डेजर्टिफिकेशन यानी जहाँ पे ये जो है ना ड्राट हो जाता है, स्पार्स वेजिटेशन हो जाती है, तो ये प्रोसेस आगे बढ़ जाती है। फिर तीसरा वजह है हमारा फोर्थ वजह है climate change. Rising global temperature and the shifting rainfall patterns lead to more frequent drought and land degradation. इसकी वजह से भी होता है। अब इसके क्या इफेक्ट है, तो ये इफेक्ट आप देख सकते हो, है ना। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं। पहला है पब्लिक हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। फाइन पार्टिकल्स कॉज रेस्पिरेटरी इश्यूज सच एज अस्थमा किसी को हो जाता है, या ब्रोंचिटिस, ये भी हमारे रेस्पिरेशन का यानी सांस लेने से रिलेटेड प्रॉब्लम है। एज वेल एज आई इन्फेक्शन भी हमारे बढ़ जाती है इस डस्ट स्टॉर्म की वजह से। ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, इसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। रोड सेफ्टी, एयरपोर्ट ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं इसकी वजह से, है ना। ये आप देख सकते हो यहाँ पे। एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव में क्या इफेक्ट हो रहा है? स्टॉर्म आल्सो डैमेज द क्रॉप्स, डिग्रेड द सॉइल फर्टिलिटी एंड कंटेमिनेट वाटर सोर्सेस। और है हमारा इफेक्ट पॉल्यूशन, है ना। डस्ट कैन आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, कंट्रीब्यूटिंग टू एयर पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। ये समस्याएं भी हमारे इसमें आ सकते हैं, ये हमें समझना चाहिए। अब इसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए सर, बताइए वो भी तरीका, तो हम वो भी बात कर लेते हैं। वेजिटेशन एंड विंड ब्रेक्स। सबसे पहला है वेजिटेशन और विंड ब्रेक का सिस्टम शुरू करना, यानी प्रमोट एफोरेस्टेशन, पेड़ पौधे ज़्यादा उगाने चाहिए, रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए। इट विल स्टेबलाइज द सॉइल एंड प्रोवाइड्स बैरियर्स अगेंस्ट द विंड। हवाओं को रोकने का ये सिस्टम है, ये हमें अपनाना चाहिए। फिर सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट का प्रयोग हमें करना चाहिए। ये क्या होता है? द प्रैक्टिसेस लाइक क्रॉप रोटेशन हो गया, हमने पढ़ा पहले। कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, यानी ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग नहीं करनी चाहिए। कंजर्वेशंस, टिलेज आल्सो हेल्प मेंटेन सॉइल स्ट्रक्चर। ये सब जो है ना मिटिगेशन के स्ट्रेटजीज है, हमें फॉलो करनी चाहिए। मॉनिटरिंग एंड वार्निंग, अब ये भी गवर्नमेंट जो है उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड इम्प्रूव वेदर फोरकास्ट रिपोर्ट और फोरकास्टिंग टू अलर्ट द पब्लिक। ये सिस्टम भी गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए ताकि मिटिगेशन कम हो सके। फिर हमारा पब्लिक अवेयरनेस, ये भी मिटिगेशन का, मैंने पहले कहा एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है हमारे, है ना। एजुकेटिंग कम्युनिटीज़ ऑन द प्रोटेक्टिव मेजर्स सच एज स्टेइंग इंडोर्स, यूजिंग मास्क इज वाइटल ड्यूरिंग एक्टिव स्टॉर्म्स। रीजनल कॉरपोरेशन क्या करना चाहिए? बिकॉज द डस्ट स्टॉर्म क्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ये भी हमें करना चाहिए ताकि हमारा ये मिटिगेशन का तरीका भी हो सके। तो बच्चों, हम इस वीडियो में हम लोग एंड तक आ चुके हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपने स्टार्टिंग से एंडिंग तक इस वीडियो को अच्छे से समझा। फिर भी आपको हुए डाउट को मैं इनवाइट करता हूँ मेरे कमेंट सेक्शन के थ्रू, मैं आपको अच्छे से उस रिलेटेड हमारे जो भी आपके डाउट होते हैं, मैं उसकी क्वेरीज आपको ज़रूर सॉल्व करूँगा। सो थैंक यू फॉर योर cooperation, incredible support for coming on my YouTube channel and always बच्चों keep learning, happy learning के साथ में आप पढ़ते रहो। थम इम्प्रेशन, लाइक एंड सब्सक्राइब ये आपका है, तो आप ये भी करते जाना। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।